और मैं कराची की पीपल्स पार्टी का खास हमारी कन्वर्सेशन है मेरे एक ऐसे दोस्त के साथ जिनका मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। हमारी पार्टीज डिफरेंट हैं, लेकिन हम लोग को एग्जिस्ट करते हैं। हमारी दोस्ती ज़िंदा है और हमारी दोस्ती को बहुत सारा वक्त हो गया है। मेरे साथ मौजूद हैं सिप्ते हसन। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर, सिप्ते। थैंक यू सो मच। कॉमरेड, मेरा ख्याल है जो सबसे पहला इंटरेस्टिंग सी बात है ना, सिप्ते हसन आपका नाम है, मेरा नाम अब्दुल रहमान सुदेस है। सिप्ते हसन साहब जो हैं वो एक मशहूर आदमी थे हम्म, आपसे, जिनकी वजह से आपका नाम है, और हम्म, मेरा नाम अब्दुल रहमान सुदेस जिनकी वजह से है, माशाल्लाह ज़िंदा है अभी तक। वो भी मशहूर आदमी है। हम्म, तो हमारे दोनों नामों के अंदर ही आइडियोलॉजिकल वो चीज़ें मौजूद हम्म, हैं। और इंटरेस्टिंग बात को करते हुए मेरा ख्याल है सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड जो है हम्म। इसी के बारे में बात करते हैं। आपका नाम सिप्ते हसन क्यों रखा गया? वालिदैन आपके वो भी इतने ही नज़रियाती, क्या मामला है वो ज़रा बताएं। उसमें दो एंगल हैं। एक तो एंगल सिप्ती हसन साहब, हम्म, मशहूर हिस्टोरियन राइटर, और एक तो वो रीज़न थी कि मेरे जो वालिद गिरामी थे वो बड़े इंस्पायर थे उनकी हम्म, राइटिंग से। तो मेरे अब्बा जी के दोस्त थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि जवार साहब आप जो है ना वो सिप्ती हसन के नाम पे आप अपने बेटे का नाम रखें। हम्म, एक तो वो एलिमेंट पूरा हो गया। फिर दूसरा सेगमेंट था कि थोड़ा सा वो शिया एक एलिमेंट भी था। हम्म, तो उस एलिमेंट से भी तो उनको लगा कि यार ये नाम ऐसा है कि ये सारे शेड्स जो हैं ये पूरे हो रहे हैं। तो फिर हम्म। इस तरह से जो है ना ये लकी ड्रॉ जो है ना वो मेरे हिस्से में आ गया। चलो ज़बरदस्त। मुझे भी अब्बा जी को इमाम काबा उस वक़्त बहुत ज़्यादा पसंद थे, उनकी हुँ, आवाज़। और 1997 में जब मैं पैदा हुआ तो उस वक़्त तो बिल्कुल ही बूम था हुँ, अब्दुर्रहमान सुदैस साहब हुँ, का, तो उसकी वजह से मेरा भी एक ऐसा नाम बना। ख़ैर, सिप्ते यार, मेरा ख़्याल है सबसे इम्पोर्टेंट बात शायद हमारी पूरी डिस्कशन की जो फाउंडेशन है वो हमारी दोस्ती है। हुँ। तो आपको क्या याद है कितना अर्सा हो गया है और कैसे शुरू हुई थी दोस्ती? मुझे ये लगता है कि पहले तो हमारी वो जो एक मूवमेंट थी, हुँ, जब हमने कोरोना के दिनों में वो मूवमेंट चलाई और ऑनलाइन पेपर्स की बात थी, ऑनलाइन उसकी एजुकेशन की बात थी, क्लासेस की बात थी। तो आपसे तारुफ से पहले या मुलाकात से पहले मुझे थोड़ा-सा एक था कि अच्छा इस्लामी जमीयत तलबा से उनके लाहौर के नाज़िम आ रहे हैं, मोअतमद आ रहे हैं, तो अच्छा वो जब उनके साथ बैठेंगे तो किस तरह से एक चीज़ रिफ़ाइन होगी, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें जो बाकी नाम हमारे दोस्त हमज़ा मुस्तफ़ा था, दानिश वड़ाइश हुँ, था और बाकी वो सारे दोस्त। हुँ, तो मैं थोड़ा-सा था कि अच्छा किस तरह से हमारी एक लाइन लेंथ पॉलिटिकल डायरेक्शन हमारी एक बैठेगी। लेकिन जब हम बैठे और उसके बाद फिर जब हमने एक आइडियाज़ एक्सप्लोर किए, हमारी वो मोटिवेशन क्या थी, हमारी इंस्पायरेशन क्या थी। हुँ, तो जब उसमें हमारी कॉमन ग्राउंड निकली कि अच्छा हम लोग सॉर्टेड हैं इस बात पे, हुँ, कि पाकिस्तान में क्लास कॉन्फ्लिक्ट है या हमारा जो सोशल फैब्रिक है, उसमें कैपिटलिज़्म की बात कर लें, हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लें, तो उसमें हमारी चीज़ें मिली। और आई थिंक कि हुँ, उसके एलिमेंट में ना सिर्फ हमने एक कामयाब मूवमेंट चलाई, कि हम राजा यासिर मायूं से अपने मुतालबा मनवाने में कामयाब रहे, हमने चौधरी सरवर साहब से अपने मुतालबा मनवाए, और उसमें जितनी भी तलबा तंजीमें थी, आपका उसके अंदर बड़ा एक वाइटल कैरेक्टर था। और उसके बाद फिर हमारी जो उस मूवमेंट से जो दोस्ती बनी, आई थिंक अब तो 8 साल हो चुके हैं। उसके हुँ। उसके दौरान हमने पता नहीं क्या-क्या कुछ इकट्ठे किया है। यस। कॉमरेड, मैं सॉरी आपको लाल सलाम से शुरू नहीं किया, लेकिन ये बताया कि यार इतने सोशलिस्ट होते हुए हुँ। आप एक जमातिये के साथ दोस्ती कर रहे हैं, ओह! देखें। कैसे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं हम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ तो फैमिलीज कोएग्जिस्ट नहीं कर पाती हुँ, अगर उनका पॉलिटिकल पार्टी का अगर डिफरेंस हो तो। हुँ। मुझे ये लगता है कि पहले ये लगता था बिफोर द इंटरेक्शन कि ये मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि कोएग्जिस्टेंस की बात जो है वो ट्राई करने पे है। आप बैठे हैं तो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे तो अब डाउट होता है कि हम अगर 1960 की, 70 की, 80 की जब पॉलिटिक्स देखते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत रिफ्ट था। आप लेफ्ट राइट का कह लें या पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी का कह लें या जो उसकी बाकी शेड्स हैं, तो वो क्यों नहीं बैठे आपस में? उनको बैठना चाहिए था। तो इतना हुँ, मुश्किल काम नहीं है बैठना, इतना मुश्किल काम नहीं है टेबल टॉक करना, या आप बैठें और आप बात करें कि यार ये भी ग्राउंड आपकी ठीक है, हमारी भी ग्राउंड ठीक है, तो इसमें आई थिंक इश्यू नहीं है। तो मुझे हुँ, नहीं समझ में आती कि क्यों ये इतना इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, जो हमने चलाया है। तो बिल्कुल ठीक है। यस। तो मैं अब आगे बढ़ते हुए सिप्ते, मेरा ख़्याल है कि हम ऐसा करते हैं कि अपना-अपना एक केस प्रेज़ेंट करते हैं, हुँ, ताकि ऑडियंस को समझ आए कि हम किस-किस साइड को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं हुँ, और हमारा क्या-क्या केस है। उसके बाद हम उस केस के ऊपर दोनों एक-दूसरे से काउंटर क्वेश्चंस करते जाएँगे। ऑलराइट। आई गेस यू स्टार्ट फर्स्ट। सो आप बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स पार्टी राइट हुँ, नाउ, जो कि डेवलप हुआ पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से, और वो लेफ्ट के सोशलिस्ट ख़्यालात रखता है, माओ को, लेनिन को, ट्रॉट्स्की को, हुँ। इन सब को पढ़ता-पढ़ता डेवलप होता-होता अब खुद सिप्ते हसन है। तो हाउ डू यू से योर पार्ट? मुझे ये लगता है कि बचपन से लेकर अभी तक जितनी एक मैंने होश सँभाली है, इर्द-गिर्द देखा है, जितना पढ़ा है और जितना एक्टिविज़्म किया है, कि आज भी बुनियादें 2026 में भी, आज के मौजूदा टाइम में बुनियादें महरूमियों की, बुनियादें ज़ुल्म की
और बुनियादी इस्तेसाल की, वो क्लास सिस्टम में ही है। और जब हम क्लास सिस्टम की बात करते हैं तो हम एलीट क्लास का रवैया देखते हैं, हम मिडिल क्लास का देखते हैं, अपर मिडिल क्लास का। सोसाइटी उसी तरह ही डिवाइडेड है, और उसी तरह के डिवाइडेड होने में जो फाइनेंस की बात है, जो इमोशंस की बात है, जो सोशल स्टेटस की बात है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, एजुकेशन की बात है, बेसिक राइट्स की बात है, वो उसी तरह से डिवीजन है। हुँ। तो हम टेक्नोलॉजिकली हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम हमारे पास मोबाइल आ गए हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ गई हैं। पता नहीं क्या-क्या हम एक इनोवेशन जो है वो अडॉप्ट करते हुए जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो सोशल सिस्टम है, वो उधर ही ब्लॉक है। तो आई थिंक मार्क्स ने जो बात की या एक स्टार्ट में एक नज़रिया दिया, और उसने एक एंगल दिया कि आप समाज को मईशत के हिसाब से भी देखें। अब उस एंगल पे आके काम लेनिन ने किया, लेनिन ने आके रशियन रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी। हम चाइना की बात करते हैं तो माओ की बुनियाद रखी, जिसने आके फार्मर्स को और किसानों को उसने मोबिलाइज़ किया, और पूरा उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। फिर हम अपने अगर खित्ते की बात करते हैं तो आई थिंक भगत सिंह से बड़ा नाम नहीं है, जिसने एक अलहदा एंगल से उसने बात करने की कोशिश की। तो अब इन सारी चीज़ों में जो कॉमनैलिटी है, वो क्लास ग्राउंड की है, कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तब से लेकर आज तक 200-300 सालों के बाद भी आज भी खड़ा है। और हम हिस्टोरिकली देख लें कि सैकड़ों हज़ारों सालों से हम इवन ये शायद मैं जल्दी को कॉमन ग्राउंड की तरफ चला जाऊँगा, लेकिन हमारे जो पैगंबर भी जितने भी आए, उन सब ने भी क्लास के एंगल से ही बात की। तो मेरा ख्याल है कि वो जो क्लास क्वेश्चन है, वो हुँ, आज तक पूरी तरह एंटरटेन नहीं हो पाया। उसको ठीक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की गई, जिसकी वजह से हुँ, कई इश्यूज़ जो हैं, वो हमारे साथ-साथ चलते जा रहे हैं। तो हमने जिसको सो कॉल्ड तरक्की का नाम दिया हुआ है, वो सो कॉल्ड तरक्की नहीं है। वो मज़ीद टूल्स हैं, मिडल क्लास को और वर्किंग क्लास को मज़ीद एक्सप्लॉइट करने के, मज़ीद उनकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, ताकि एक बेहतर और कई सरमाया जो है वो इकट्ठा कर सकें, और अपनी वो जो फिर जायदादें हैं, उसको ट्रिलियन डॉलर्स में और बिलियन डॉलर्स में जो है वो कन्वर्ट करते हुए जाएँ। इसी अगर एंगल को अगर हम पीपल्स पार्टी पे ले आएँ, या मैंने पीपल्स पार्टी चूज़ क्यों की, या कई प्रोग्रेसिव तबका जो है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट क्यों करता है, वो इसी एंगल से करता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी बनाई, और तब जो पॉइंट उठाए गए वो इन्हीं पॉइंट्स पे था, कि इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज़्म हमारी मईशत है, और ताकत का सच-चश्मा अवाम है, और जमहूरियत हमारी सियासत है। अब ये जो 4 असूल थे, ये पूरी एक जो एंगल मैं पीछे पहले आपको बयान करता हुआ आया हूँ, उसी एंगल की एक बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने एड्रेस किया। अब जब वो मूवमेंट उठी, और भुट्टो आएगा, रोज़गार लाएगा, भुट्टो ने आके पासपोर्ट दे दिए, आइडेंटिटी क्राइसिस जो था पाकिस्तानियों का वो ख़त्म किया, उनको वोट दे दिए, और ओवरसीज़ में कई जॉब्स दे दी, और स्टूडेंट यूनियन बहाल कर दी। उसके अलावा अब मतलब कई चीज़ें उसके अंदर हम गिनवा सकते हैं कि जो उन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए। अब पीपल्स पार्टी जो है आज भी रवायती जमात है। पीपल्स पार्टी का आज भी जो वोटर है, पीपल्स पार्टी का आज भी जो सपोर्टर है, वो आपको हारी मिलेगा, आपको जो है वो किसान मिलेगा, आपको फैक्ट्री वर्कर मिलेगा, आपको जो हमारी लोअर मिडल क्लास, वर्किंग क्लास परतें हैं हमारी सोसाइटी की, वो आज भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होती हैं। जैसे ही उसकी बड़ी सी मिसालें हैं, मतलब अभी भुट्टो साहब से आप मुहतरमा पे आ जाएँ, मुहतरमा भी जब प्राइम मिनिस्टर बनी, उनकी कई पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उन्होंने आके एम्पावर किया, फाइबर ऑप्टिक लेके आई, ताकि अच्छा वो चीज़ें जो है हमारी नौजवानों के टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ। उसके बाद स्टूडेंट यूनियन ने आके उन्होंने दोबारा बहाल की, स्टूडेंट फेडरेशन से हुँ, उन्होंने पाबंदियाँ हटाई, और उसके बाद इवन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, ये तो बात बड़ी वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, कि पीपल्स पार्टी आती है तो जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, उनकी तनख्वाहों में इज़ाफ़ा हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइज़ेशन नहीं होनी चाहिए, पीआईए नहीं बेचना चाहिए था, आपको सरकारी इदारे नहीं बेचने चाहिए। तो अब ये जितनी भी पोज़ीशंस हैं, ये प्रो पीपल पोज़ीशंस हैं। तो आज उस पूरी रवायत से चलते-चलते आज अगर 2026 में बात करते हैं, तो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली जब हम देखते हैं, मैं बतौर एक सियासी वर्कर देखता हूँ, या बतौर एक आइडियोलॉजिकल वर्कर के तौर पर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई आवाज़ नहीं है, जो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस कर सके, प्रो पीपल पॉलिसीज़ को बना सके, और रियल मीनिंग में आम लोगों को एम्पावर कर सकते। उसकी बड़ी मिसाल बीआईएसपी भी है, कि वो सारा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से एक्सपोर्ट कर रहा है, और उसके अंदर खवातीन को जिस तरह से पैसे दिए जाते हैं, उनके किचन चलते हैं, उनकी चीज़ें चलती हैं, तो सो ऑन, उसके अंदर बड़ी बातें हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कि आप बताएँ कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है, अकामत दीन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर आपकी क्या पोज़ीशन है बतौर एक एक्टिविस्ट के, बतौर जमात इस्लामी से एफ़िलिएटेड होने की, ताकि उसमें कुछ हम ग्राउंड निकाल सकें? ठीक है। अच्छा, जो अक़ामत दीन का कॉन्सेप्ट है ना, वो इन ग्राउंड्स पे खड़ा हुआ है कि इलाह जो है, जिसको हम खुदा कहते हैं, वो अल्लाह है, और अल्लाह का जो ताल्लुक है बंदे से, वो सिर्फ़ पर्सनल मैटर या प्राइवेट मैटर तक नहीं है, हुँ, बल्कि उसकी इम्प्लीकेशन ऑन द स्टेट सिस्टम है। हुँ, सेकंड बात हम ये कहते हैं कि जो नेशन है, कोई भी कौम, बरादरी या कोई भी एक फ़िरका, ग्रुप वगैरह, वो कोई चीज़ नहीं है। उसकी बेस पे राइट और रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि राइट और रॉन्ग उसकी बेस पे होगा जो कि अल्लाह ताला ने डिवाइस किया है। सेकंड, थर्ड ये कि हम ये कहते हैं कि जो जमहूरियत है, यानी विल ऑफ द पीपल के मुताबिक 100% नहीं होगा,
बल्कि विल ऑफ द पीपल जो है वो उस चीज़ को फॉलो करेगी जो विल ऑफ द गॉड है। यानी अगर आपकी 2/3 मेजॉरिटी है तो आप जो चाहें वो नहीं कर सकते, बल्कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे जो कि अल्लाह ताला ने बनाया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही पूरी स्टेट मशीनरी वगैरह अपने काम करेगी। ये है फ़रीज़ा क़ामत दीन। लिहाजा अब फ़रीज़ा क़ामत दीन हम पर ये आयद होता है कि बतौर इंसान जब मैंने अपने गॉड को रिकॉग्नाइज़ किया और एक रेलेवेंट, सिग्निफिकेंट और ऐसी हस्ती के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया कि जो कि सब कुछ करवा रही है, खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, सब कुछ है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। जो उसने सिस्टम डिवाइस कर दिया वही होगा, और मेरी सारी स्ट्रगल उसके लिए है। यानी हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो दुनिया अभी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये वो दुनिया है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे मक्का में उस वक्त, जिस वक्त उनके पास वो लोग जमा हुए जो कमज़ोर लोग थे, जिनके बारे में अबू जहल, अबू लहब और दीगर सरदार वगैरह कहा करते थे कि आपके साथ तो बहुत कमज़ोर से लोग हैं, बिलाल हबशी और ये कमज़ोर गुलाम वगैरह वगैरह, आपके साथ कौन चलेगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चांद रख दे तब भी मैं इस दावत से बाज नहीं आऊँगा। लेकिन इक्वली उस वक्त में ही वो अमर बिन हशाम यानी अबू जहल के भी इस्लाम लाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, और उम्र फ़ारूक के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि ये चूँकि सोसाइटी के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, तो इनमें से भी कोई अल्लाह ताला मेरी तरफ भेज दे, क्योंकि बैलेंस ज़रूरी है। तो हम सोसाइटी को इस पैरामीटर के ऊपर चलाते हैं। सो वी आर बेसिकली नॉट जस्ट हमारा जो रूज है वो, या हम जहाँ से हमारी फूटती है खुशबू या हमारी किरण, वो कोई रिएक्शन नहीं है, एजिटेशन नहीं है, रादर वी आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट गॉड गेव अस कुरान की सूरत में, इसी तरह अंबिया की सूरत में, और उसके बाद अहादीस वगैरह की सूरत में कि यार जिसको जितना चाहे बुरा लगे, अल्लाह ताला कुरान में जैसे कहता है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून। इसी तरह अगली आयत में कहता है वलौ करिहल मुशरिकून, जितना मर्जी पैड़ा लगे, मनना है नहीं मनना होएगा ऐही कि मैं रसूल नूं भेजे ही इस वास्ते है कि जो निज़ाम है ना वो अल्लाह दा चलेगा। इसी तरह वो कहता है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम दीन में आधे दाखिल हो, तुम इस हद तक कैपिटलिस्ट हो, इस हद तक तुम इंटरेस्ट भी लोगे, इस हद तक जो है वो तुम सेकुलर भी चलोगे, थोड़े थोड़े फेमिनिस्ट भी चलोगे, थोड़े थोड़े लिबरल भी चलोगे। इस्लाम कहता है ये हल्का हल्का मजहबी टच नहीं लगाना, पूरा का पूरा करना है। तो ये फ़रीज़ा क़ामत दीन है, और जमात इस्लामी इसी की एडवोकेसी करती है कि यार इस्लाम इज़ नॉट अबाउट दिस कि आप दरबारों पे जाएं और आपने 4-5 वो पढ़ी नमाजें या लंबी लंबी दाढ़ी रखी, शलवार टखने से ऊपर रखी, या आपने पूरा एक कोर्स शोर्स किया और उसके बाद अपने आप को बिल्कुल ईजी कर लिया कि यार अब मैं जो चाहे मर्जी करूं। रादर आपने कंप्लीट सिस्टम में आना है, और इस कंप्लीट सिस्टम का मंतकी अंजाम तब होगा इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हुए। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर मिलिटेंसी वगैरह वगैरह होगी, बल्कि आप रूल करोगे, रूल तक पहुंचोगे, और फिर अपनी उस स्टेट को ऐसा बनाओगे कि जहां पर नेकी करना और उन सारे अल्लाह ताला के अहकामात को के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा, और सारी जो वायलेशंस हैं वो करना मुश्किल हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी प्रेजेंट। अच्छा, इस पे अगर मैं एक और क्वेश्चन करूं कि यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आती है। मैं एक कॉमन एक एलिमेंट के तौर पे अगर बात करूं कि यहाँ तक बात बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जब हम उसको व्हाट इफ़ के आज के दौर में जो इस्लाम की बात कर रहे हैं, उसका हम पैमाना क्या रखें कि क्या वो इस्लाम के उन उसूलों में पूरा है, या जिन प्रैक्टिसेस को अनबिया ने किया और साहबा रसूल ने किया, आज वो प्रैक्टिसेस हमें किसी भी रिलीजियस लीडरशिप में देखने को नहीं मिलती। इसका फुकदान क्यों है? ये हमें क्यों कैसे ऐसे नज़र आता है कि जितनी रिलीजियस लीडरशिप है, उनके पास हमें सरमाया भी नज़र आता है, वो पावर पॉलिटिक्स में भी हैं, और फिर हमारे यहाँ पर जो एक शिद्दत पसंदी की लहर है, उसके अंदर भी कहीं न कहीं मासूमों को और केसेस को गलत बनाकर भी पिछले दिनों भी बड़ी इस तरह की स्टोरीज़ हमें मंज़र आम पे दिखाई देती हैं। तो इसका फिर क्या ये फ़र्क क्या है? देखें, अल्लाह ताला जब भी कोई चीज़ भेजता है ना, या जब भी कोई चीज़ इंसानों तक आती है, एक चीज़ को मैंने समझा, मैंने अबू बकर के कान में बताया, अबू बकर ने इमरान भाई को बताया, इमरान भाई ने आपको बताया। हो सकता है ये चीज़ पहुँचते-पहुँचते आप तक मैसेज डिफरेंट हो जाए। बेसिक कॉमन सेंस, राइट? इसी तरह मेरे और आपके इंटरेस्ट डिफर कर सकते हैं। मैं उसको किसी और तरह परसीव करूँगा, तो हम इंसानों की कमज़ोरियाँ हैं। ये इंसानों की कमज़ोरियाँ ऐसी ही चलती रहेंगी, बट वी आर स्ट्राइविंग फॉर कि यार हमने इन सब को साथ चलाते हुए, लाइक वी कैन नॉट लेबल एनी वन ऑफ देम एज काफिर जिसने खुद इस्लाम कबूल कर लिया है।
क्योंकि अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को कहा था कि जब उसने मार दिया उस बंदे को जिसने मरते हुए इस्लाम कबूल कर लिया, यानी कलमा पढ़ लिया, तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने इसका दिल चीर के देखा था कि ये काफिर है या मुसलमान है? हुँ, तो वी कैन नॉट लेबल एनीवन कि वो काफिर है। हुँ, हमारा काम ही ये है कि उन मुसलमानों के अंदर उन बुराइयों के रहते हुए काम करना है। जहाँ तक बात है ना कि अमीर होने की, तो अमीर होना इज़ द बेसिक राइट। हम कहते हैं कि आप सारे लोग रिस्क कमाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, हुँ, क्योंकि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने आपको देना है। आप उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं, आपका लिखा हुआ है हुँ, रिस्क, आप एफर्ट करें, आपको रिस्क मिलेगा। हुँ, लेकिन कोई ऐसी एक्सप्लॉइटेशन ना करें कि किसी और का रिस्क आप रोकने की वजह बन जाए। हुँ, आप उसको कम पैसे दें, उसकी उजरत के मुताबिक, उसको पसीना खुश्क होने के बाद पैसे मिल रहे हों, उसको डिले करके पैसे दें, उसको उसकी वजह से अब्यूज़ वगैरह करें, ये हम ऑब्वियसली नहीं कहते। और इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि जब आपको कोई भी चीज़ नाफ़िज़ करनी है, तो आपके पास पैसा ही ना हो, तो मतलब भिखारियाँ दा मतलब दीन लेके आना है कि जिसमें सारे भिखारी जमा हुए करेंगे, जी हमें पहले पैसे दो ताकि हम दीन लेके आएँगे, अल्लाह ताला को हम ये कराएँगे, अल्लाह ताला के लिए पैसे माँग रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए जब पैसे माँगेंगे तो उसके बाद एक हुकूमत बनाएँगे, ऐसा नहीं होता। हुँ, ऑब्वियसली उस्मान इज़ मच नीडेड, हुँ, इसी तरह बिलाल इज़ मच नीडेड एज़ वेल। तो ये हुँ, सोसाइटी के सारे कंपोनेंट ही साथ-साथ चलेंगे। हुँ, इसमें मेरा आपसे वैसे सवाल है, हम साथ-साथ इस पे बात करते रहेंगे। हुँ, यार सोशलिज़्म ऐसा नहीं लगता कि एजिटेशन की हद तक तो ठीक है, हुँ, कैपिटलिज़्म बहुत इस्तेहसाल करता है। लेकिन जब अपनी एप्लीकेशंस की तरफ आता है तो आई गेस दे डोंट हैव एनी लाइक सिस्टम। फॉर एग्जांपल चाइना, दे आर वेरी गुड एट सोशलिज्म, लेकिन जब इकोनॉमिक मामला आता है तो थोड़ा थोड़ा लिबरल, थोड़ा थोड़ा कैपिटलिस्ट, तो थोड़ा थोड़ा मजहबी टच ये वही वाला मामला हो जाता है। तो क्या है सोशलिज्म का ये? देखिए पहली बात तो ये है कि जो सोशलिज़्म का नज़रिया है या मार्क्सिज़्म की बात कर लें, कम्युनिज़्म की बात कर लें, ये तीनों मुख्तलिफ हम्म, डायमेंशंस भी हैं और सोशलिज़्म उसमें से ये है कि जो अभी तक उस इंसानी इर्तिकाई अमल में थोड़ा-सा बेहतर माना जा रहा है क्योंकि इसकी की फ़ॉर्म्स ऐसी हैं कि जो प्रैक्टिकल हैं, जिसको जो है जिसकी एप्लीकेशन हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ देखते हैं, वहाँ पे जो मॉडल उन्होंने बनाया है कि हमें सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। तो अब जब उन ज़रियात की तरफ आते हैं तो उसमें क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी से मुराद ये है कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ी-सी प्रो पीपल होनी चाहिए। उसके अंदर एटलीस्ट जो हमारे बुनियादी जो हकूक हैं, खाने के, पीने के, रोटी, कपड़ा, मकान, हम्म, उसके अंदर वो स्टेट को देना चाहिए, एजुकेशन फ्री देनी चाहिए, हॉस्पिटल जो है वो सेहत फ्री होना चाहिए और अपॉर्च्युनिटीज़ इक्वल मिलनी चाहिए। हम्म, उसमें से एक सेल करके अपने हिस्से में को क्या जिसकी तकदीर में लिखा है वो उसको ले ले। अब सोशलिस्ट जब जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो प्रो पीपल है कि उसके अंदर सिर्फ डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ सरमायादारों को वोट खरीद कर असम्बलियों में ना पहुंचाए। उसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि एक आम बंदा अगर खड़ा होता है, एक अगर सरमाया वाला भी खड़ा होता है, तो उनकी बात में, उनकी पॉलिसी में एक वजन होना चाहिए जिस पे वो लोग वोट दें और वो असम्बलियों में पहुंच जाए। हम्म, सिर्फ एक तबके की नुमाइंदगी उसके अंदर लेट से सरमायादारों की नहीं होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली हम बात करते हैं आइडियाज़ की इम्प्लीमेंटेशन पे, तो सोशलिज़्म का नज़रिया ऐसा है कि जो ये नहीं है कि वो अटल है, हम्म, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। वो प्रोसेस में अपनी हैयत, अपनी ज़रूरत, अपने मारूज़ के मुताबिक तब्दीली ला सकता है। अब एक और जो एक थोड़ा-सा एक फैक्टर नज़र आता है, लेट्स से रशियन रेवोल्यूशन है। उसके अंदर हमें डिफरेंट शेप नज़र आती है और उसके डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो वर्ल्ड वॉर के हमें जो सारे पर्सपेक्टिव उसके अंदर मिलते हैं। हम्म, रशिया बहुत ज़्यादा उसके अंदर चला गया, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो एक आपस की एक मिसाइल थे, लड़ाइयाँ थी, उसके अंदर वो हम्म, बिल्कुल खप गया और पूरी दुनिया जो है, वो मिलकर रशिया को ब्लॉक करने की तरफ चली गई। अब सोशलिज़्म या कम्युनिज़्म तब वजूद में आता है, तब बेहतर एक हालत में जाता है कि जब ग्लोबली हम्म, उस नज़रिए को अपनाया जाए। क्योंकि अब अगर एक रियासत ने अपना लिया हम्म, और उस रियासत के जवाब में सब रियासतों ने बोला कि हम तो इसके साथ जो है वो कुछ मरासम ही नहीं रखेंगे, ना सियासी रखेंगे, ना मुआशी रखेंगे। मतलब जस्ट लाइक ईरान की हम बात देख लें अभी मौजूदा दौर में कि अच्छा ईरान पे जितनी पाबंदियाँ हैं, वो हम्म, सिर्फ़ एक मुल्क है उसके खिलाफ सब खड़े हो गए हैं। तो वो उसका सर्वाइवल जो है, वो बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। तो अब सेम गोज़ रशियन रेवोल्यूशन या सोशलिज़्म के आइडियाज़ के साथ कि अच्छा जब एक कंट्री उसको अपनाने की तरफ जाती है तो उसमें जो है वो डिफ़िकल्टीज़ आना शुरू हो जाती हैं। अब चाइना की जो बात है, चाइना की आई थिंक जो पॉलिसी है वो अडैप्टिव है और वो उनके अपने मारूज़ के मुताबिक है। मैं जब चाइना गया और उससे पहले मेरे ख़्यालात कुछ और थे। सीपीसी के लीडरशिप से मिला, हमारे सेशंस हुए, हमारी कन्वर्सेशंस हुई और उसमें मैंने वहाँ पर जितनी एक मेरे ख़्याल से मैंने उनके कोई 8 से 10 शहर हमने उनके घूमे, विज़िट किए और उसमें जितना एक पब्लिक इंटरेक्शन किया, वहाँ पर जो एक बिल्कुल वर्किंग क्लास की लेयर थी, वहाँ पे हैप्पी नज़र आई है। कि उनकी जो महँगाई नहीं है वहाँ पर रहना जो है वो सस्ता है, वहाँ पे एजुकेशन जो है वो सस्ती है, वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो इक्वल हैं। एटलीस्ट वहाँ पर वो क्या कहते हैं गुर्बत और रोटी के लाले नहीं पड़े हुए।
तो अब वो जो उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल स्टेट का, वो थोड़ी-सी उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी भी उन्होंने रखी हुई है, साथ में उन्होंने अपना एक कैपिटल स्टेट भी रखा हुआ है। फिर वहाँ पे जो डेमोक्रेसी पे बात होती है कि वो हुँ, नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अच्छा आप लेट्स से हम कहते हैं कि जी 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, 3 पार्टी सिस्टम हो, 2 पार्टी सिस्टम हो, फिर डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि आपने पावर नीचे कितनी ट्रांसफ़ॉर्म की है। तो सीपीसी का जो अपना एक मॉडल है, उन्होंने तंज़ीमी नेटवर्क अपना इतना इंक्लूसिव और इतना डाइवर्स रखा हुआ है, और जो उनके यूथ विंग है, उनके जो स्टूडेंट विंग है और उनके जो बाकी सेक्शंस उन्होंने बनाए हुए हैं, वो इतने इंक्लूसिव हैं कि वो लीडरशिप ऑर्गेनिकली वो वहाँ से बिल्डअप करते हैं, ज जिससे उनकी जो डेमोक्रेटिक नीड्स हैं सोसाइटी की, सोशल फैब्रिक की, वो पूरी हो जाती हैं। तो आई थिंक हमारे यहाँ पे कुछ लेफ्ट के लोग भी बात करते हैं कि नहीं जी, वो सोशलिज़्म तो वही है, ज़रा जी ट्रोत्स्की कह गया है या ज़रा लेनिन कह गया है, ज़रा माओ ज़ेडुंग कह गया है। भई वो कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, हुँ, वो कोई अकीदा उसको मत बनाएँ। वो तब के दौर के जो मरूज़ की ज़रूरत थी, उन्होंने तब की चीज़ों को एड्रेस किया, अपना उन्होंने इनपुट देने की कोशिश की, उसमें कुछ कामयाब रहे, कुछ फेल रहे। हुँ, आज के दौर को अब ये नहीं कह सकते कि जो आज पाकिस्तान का कोई ज़ार है, उसको हमने जाना है और यहाँ पे हुँ, मज़दूर इन्कलाब निकलेगा और किसान इन्कलाब निकलेगा और वो आके सरमायादारों को और उनको कुछ आड़ पे चाड़ देंगे। हो भी सकता है, लेकिन आज का मरूज़ फ़र्क है। हुँ, आज तो डिजिटल है, आप डिजिटल को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। फिर जो यूनियंस हैं, लेबर यूनियंस, उनकी क्या स्टैंडिंग है आज? जो किसान विंग है, किसान तंज़ीमें हैं, उनकी क्या स्टैंडिंग है? अभी क्या गंदम के रेट, खाद के रेट, बीज के रेट कहाँ पर पहुँच गए? हुँ, लेकिन पाकिस्तान का किसान नहीं उठा। उसके कंपैरिज़न में हम इंडिया को देखते हैं, तो 10 लाख किसान जो है वो दिल्ली पहुँच गया। तो हुँ, अब ये जो मुख्तलिफ हमें शेड नज़र आते हैं कि जो सोशलिज़्म की जो उसको अप्लाई करने की बात है, एक तो वो अगर ग्लोबली हो या एक रीजन में हो, तो उसके नताइज बहुत अच्छे आएँगे। अब उसको अगर कोई एक रियासत अपनाती है, तो उसके अंदर फिर बड़े मसाइल हैं कि आपको ब्लॉकेज लग जाती है, और ये कोई अटल अकीदा भी नहीं है कि अच्छा इसकी फ़ॉर्मूलेशन ऐसे ही होनी है। मतलब हमारे यहाँ पे मुझे लगता है कि भगत सिंह ने बात की ब्रिटिश एंगल से और इंडिपेंडेंस के एंगल से, और साथ में उसने क्लास क्वेश्चन भी रखा। लेकिन पाकिस्तान में अगर बात करते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी की जो पोज़ीशन रही है, वो एक एक बेहतर एक मॉडल हो सकता है कि हुँ। अगर इसको अपना लिया जाए, तो एट लीस्ट हमारी जो जिस तरह से एजुकेशन फ्री कर दी गई, नेशनलाइज़ेशन कर दी गई, ये जो कुछ असूल हैं, अगर आज पाकिस्तानी रियासत अपना ले, तो उससे बहुत बेहतर नताइज जो हैं, वो निकल सकते अच्छा, हैं। यहीं से फिर 2 बातें निकलती हैं। फर्स्ट, आपने कहा कि एक आम बंदा नीचे से ऊपर आ रहा है, हम इसको पाकिस्तान पे लाते हैं। क्या आप देखते हैं सिप्ते हसन को पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनता हुआ? फर्स्ट। सेकंड ये कि क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि किसान नहीं उठा, इंडिया में उठ गया। भाई किसान कब उठेगा? जब सोशलिस्ट पार्टी उसको ये अवेयरनेस देगी ना कि यार तुमने उठना है। और आप जिस वक़्त की बात कर रहे हैं उस वक़्त में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उस पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। अब ये नहीं आप कह सकते कि हाँ, वो तो ऐसी स्टेट है भाई, सदर आपका लगा हुआ है। आपकी 2 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट है, आपके पास गवर्नर्स हैं, आपके पास अच्छे मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं, सेनेट के मेंबर्स हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि पाकिस्तान में 1970s से लेकर अब तक शायद सबसे ज़्यादा, राइट? सबसे ज़्यादा या सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा आप गवर्नमेंट में रहे हैं, गवर्नमेंट के किसी न किसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, ऐवान में पहुँचते रहे हैं। हुँ। तो आप अभी भी कह रहे हैं कि अवाम को उठना पड़ेगा, अवाम को सोचना पड़ेगा कि ये तो फेलियर एक सोशलिस्ट पार्टी का नहीं है? अ, देखिए इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है कि सिर्फ चेयरमैन क्यों नहीं बन सकता? तो क्योंकि भुट्टो ज़िंदा है। भुट्टो देखिए डेफ़िनेटली ज़िंदा है, भुट्टो का नज़रिया ज़िंदा है और हम आ पीपल्स ही ना पार्टी जाए में हैं। यार। भुट्टो दी एंट्री बैन कराओ वरना हैवंट। देखिए जो जो हम इंस्पायर हैं हुँ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से, हुँ, और उसके बाद जिस तरह से स्ट्रगल को कैरी किया मोहतरमा हुँ, ने, और उसके बाद जिस तरह से ज़रदारी साहब ने आके सँभाली चीज़ें और पाकिस्तान को आई थिंक टूटने से बचाया। हुँ, और फिर बिलावल साहब ने जिस तरह से उनकी मैं उनको तकरीबन 2009-10 से एक होश के साथ उनको मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और उनकी जितनी पोज़ीशंस हैं, तो मेरी तो ख्वाहिश भी नहीं है। अब मुद्दा ये है कि एक ख़ानदान, एक फ़ैमिली जिसने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ, अपनी पूरी लाइफ़ वो अगर एक रिकग्निशन है और जो उनका एक इनपुट है, बड़ी सहल और बड़ी आसान और बड़ी लग्ज़री लाइफ़ वो गुज़ार सकते हैं। लेकिन नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं, गुज़ार रहे, गुज़ार सकते हैं। नहीं गुज़ार नहीं रहे। गुज़ारने से मुराद ये है कि अब लग्ज़री को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ठीक लग्ज़री है, क्या है फिर? डिफाइन, डिफाइन। लग्ज़री ये है कि आप जो है आप बाहर जाते हैं, हुँ, आपका खाना-पीना, जीना-मरना सब कुछ जो है वो बाहर हो रहा है, और पाकिस्तान में सिर्फ़ आप आते हैं, आपने कोई 2-4 बातें की और फिर वापस चले गए। भुट्टो फैमिली जितनी है, भुट्टो लेगेसी जितनी है, वो आपको सारी पाकिस्तान में ही नज़र आएगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। उस उन सारे एलिमेंट्स में आप देख लें कि जो नज़रियाती ग्राउंड है, पूरा पाकिस्तान जो है वो मोहब्बत करता है भुट्टो साहब से, हुँ, भुट्टो के उस नज़रिए से। तो उस फैमिली से अगर कोई हुँ, उसको टेक अप करेगा,
तो पार्टी ज़्यादा फ्लरिश होगी। हम लोग तो जुड़े हुए हैं नज़रिए से, हम सियासी कारकुन के तौर पर हम सियासत करते हैं कम्युनिटी की, तो हमें अब हमें अपना रोल पता है कि हमारा रोल किधर है। तो चेयरमैन बिलावल साहब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नहीं होंगे, तो हम भी पीपल्स पार्टी में नहीं होंगे। तो ये बड़ी एक बिल्कुल क्लियर बात है। अच्छा, मुझे इसको ज़रा समझना है। एक तो मैं ऑडियंस की ज़रा क्लैरिटी के लिए बता दूं कि जब भी हम कहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है, तो भुट्टो ज़िंदा है का मतलब असल में वो नज़रिया होता है कि वो नज़रिया जो भुट्टो ने दिया था इस्लामिक सोशलिज्म का या सोशलिज्म का, वो नज़रिया ज़िंदा है, वो प्रिवेल कर रहा है। अच्छा, लेकिन दूसरी बात एक ये है कि मेरी हमदर्दी कॉमरेड जवार से है कि कॉमरेड जवार जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी शायद वो वाली लग्जरी तो बिल्कुल भी नहीं एंजॉय की जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने की, ना ही बिलावल भुट्टो साहब या उनके जो बहन के बच्चे हैं, जिस तरह से वो ऑक्सफोर्ड वगैरह कैम्ब्रिज जा रहे होंगे स्टार बच्चे, और वो स्टार बच्चे इसी तरह दोबारा आप 2008-9 से जानते हैं, उस वक्त उनकी उम्र कोई 18-19-20 साल होगी, और आप उन्हें उस वक्त से ऐसा आइडियलाइज कर रहे हैं कि आप खुद 30-31 साल के होते हुए भी उनको आइडियलाइज कर रहे हैं कि यार वो उस वक्त भी इतने महान चल रहे थे। तो हमारे यहाँ असल में ना पता है क्या डिफरेंस है जमात इस्लामी में, जी इसको मैं प्राउडली कह सकता हूँ, क्योंकि आप ये क्वेश्चन मेरे से नहीं करेंगे, आपको पता है कि हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि भाई सैयद मौदूदी साहब के होते हुए ज़िंदगी में मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद जो बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह थे, वकील नए-नए बने थे, वो उनकी ज़िंदगी में होते हुए अमीर जमात बनते हैं, और अमीर जमात अभी ज़िंदा हैं, उनके होते हुए काज़ी हुसैन अहमद अमीर जमात बनते हैं केपीके से, और केपीके वाले के होते हुए ज़िंदा होते हुए सैयद मुनव्वर हसन कराची से अमीर जमात बनते हैं, और उनके होते हुए एक और पठान सिराजुल हक साहब वो अमीर जमात बन जाते हैं, और उनके भी ज़िंदा होते हुए हालांकि वो सेनेटर रहे, वान वगैरह में रहे, एक हाफिज़ नेम और रहमान साहब कराची के अमीर जमात बन जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि पूरी पार्टी के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं कि हर 5 साल बाद 4 साल बाद पार्टी के अंदर पूरा मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, और हम सारे लोग उस लग्जरी आप कह लें या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको अदा कर रहे हैं। कॉमरेड जवार या इस जैसे बहुत सारे कॉमरेड्स, उनके बच्चे, अभी नस्लें आगे अगली आ रही हैं, ये वाली लग्जरी है, उनका बेसिक राइट है भैया। आपने भुट्टो साहब खुदा वाला नजरिया तो नहीं ना कोई दे रहे थे, उसके बावजूद चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, ये एवोल्यूशन क्यों नहीं आ रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि जवार कॉमरेड की खून से लथपथ कमीज़ जो है, वो कभी मैंने नहीं देखी। मुहतरमा जब सक्खर जेल में जाती थी मिलने के लिए तरज़ाई साहब को, तो बच्चों समेत जब वो मिलने के लिए गईं, तो उनकी ज़ुबान काट के, उनके सारे कपड़ों पे लगा के और बाहर आए, और तब मेरे ख़्याल से बिलावल साहब की कितनी उम्र हो गई, आई थिंक 12-13 साल, और फिर एग्ज़ाइल में गए, और फिर 12 साल आप अपने बाप को नहीं देख सके। तो फिर जब आपको एग्ज़ाइल ख़त्म हुआ और आप वापस आए और 2-3 साल के एक्टिविज़्म में, मुहतरमा चली गईं। तो अभी सारे प्रोसेस में आप जो सैक्रिफाइस है, उसकी एक अलग कीमत है। वो चाहते हैं कि जी हमने नहीं देनी, हम एक्साइल में चले गए, ठीक है, हम यूके रहते हैं, हम वहीं पे अपना सारा जीना-मरना, खाना-पीना सब कुछ जो फ्यूचर हम उधर ही बनाते हैं, हम क्यों पाकिस्तान वापस आएँ? लेकिन वो वापस आए और उन सारी चीज़ों के था उनको पता था कि ऐसा होना भी क्या है, क्या चांसेज़ हैं, क्या वहाँ पे रिस्क हैं, क्या सर्वाइवल की चीज़ें हैं। अब ये जो एक हिस्ट्री है, ये आपको बहुत से पाकिस्तान के लीडर्स की आपको नहीं मिलेगी। अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की उठा के देख लें, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वाहिद ऐसी मिलेगी। 2 वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो शहीद हो गए, और आप गढ़ी खुदाबख्श लाड़काना कभी जाएँ, और बल्कि मैं आपको लेके चलूँगा, वहाँ ज़रूर, पे एक ज़रूर। विज़िट ज़रूर करेंगे। वहाँ पर सिर्फ़ भुट्टो ख़ानदान की वो जो है वो कब्रें नहीं हैं, वहाँ पे आपको 600-700 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं, साने अकार साहब के, जिन्होंने बीबी के साथ स्ट्रगल की, जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ स्ट्रगल की, वहाँ पे उनकी भी कब्रें हैं, और वो फैमिलीज़ आती हैं, और पूरा एक उनका एक सिस्टम, एक निज़ाम वहाँ पर बना हुआ है। तो आई थिंक जब सैक्रिफ़ाइस की बात आती है, कुर्बानियों की बात आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें सर-ए-फ़हरिस्त है। आप ज़िया रजीम की बात कर लें, शाही किले में सोबतों की बात कर लें, और सो ऑन बहुत-बहुत एक लंबी हिस्ट्री है उसके अंदर। तो वो जो पूरा सैक्रिफ़ाइस है, वो प्रो पीपल पॉलिसीज़ की वजह से है। भुट्टो साहब को क्यों जो है वो कत्ल किया गया, उनका क्यों अदालती कत्ल करवाया गया, कि नेशनलाइज़ेशन कर दी है। ये तबक़ाती निज़ाम के ख़ात्मे की बात करता है। ये इसने आके बीडी मेंबर्स ख़त्म कर दिए हैं, जो 80,000 लोग वोट डाल के पाकिस्तान की हुकूमत बनाते थे, अब हर पाकिस्तानी वोट डाल के हुकूमत बनाता है। तो वो जो पावर स्ट्रक्चर था, वो नीचे तक गया। वो गुस्सा आज तक आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन तमाम सरमायादारों में, उन तमाम जर्नैलों में, और उन तमाम कुव्वतों में नज़र आता है, जिन्होंने मज़हब को, फ़ाइनेंस को, चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके ताकत हासिल की। उनको आज भी पीपल्स पार्टी चुभती है। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी के बारे में ये बात की जाती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो शायद ड्राइंग रूम की सियासत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। ये अभी सिर्फ़ महल्लाती सियासत की तरफ चली गई है। लेकिन आज भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, या वो जो हल्का है, जो पाकिस्तान का एक थिंक टैंक है, जो कहता है कि पाकिस्तान में कौन-सा सिस्टम चलना है, नहीं चलना, वो आज भी थ्रेटेंड है पीपल्स पार्टी से, कि पीपल्स पार्टी किसी भी वक़्त प्रो पीपल जो है वो मूवमेंट की तरफ जा सकती है, क्योंकि इनके साथ लोगों की हमायत, लोगों की इमोशनल वाबस्तगियाँ इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आई थिंक ये इस पहलू से अगर आप देखेंगे, तो बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब जो आप आ जाएँ पार्टी के इंटरनल। अच्छा, नहीं इसी पे एक और हुँ, बातचीत कर लेते हैं।
लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी और पार्टी की बात करते हैं, तो मैं अपनी ही पार्टी की बात करता हूँ। ये साहब थे ना हमारे, एक जनरल साहब, उनके दौर में मौलाना मौदूदी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, अमीर जमात है। एक दूसरे अमीर जमात मियाँ तोफ़ैल मोहम्मद, नंगा करके, जो सियासी जेलें आपको पता ही है, नंगा करके उल्टा लटका के मारा जाता है, हुँ। ठीक है? और उसकी पूरी पब्लिक हिस्ट्री है। हुँ। उसके बाद 71 आप बांग्लादेश में जो मशरक़ी पाकिस्तान, जिसके बारे में भुट्टो साहब कह रहे थे, इधर हम उधर तुम, हुँ। बिल्कुल ये वाला अच्छा रवैया कि वैसे असीरी मिल दे, वैसे सॉरी टू असीरी कट यू, मिल दे। लेकिन ये बात हिस्टोरिकली जो है ना, वो क्योंकि अब्बास सत्तर साहब ने हुँ, ये बात जो है ना उनके अखबार में तब लगी थी और उन्होंने इस पे बाकायदा नोट जारी किया। फिर सुहेल वड़ाई साहब ने पिछले दिनों बात की, ये हुँ। टेबल स्टोरी थी। अच्छा, अब आप क्या प्लीज़, नहीं, इसके बारे में बताएँ, क्या था ये? इसके बारे में था कि बात आपको पता है कि पूरा बयान होता है। जैसे हुँ, आजकल बात चलती है कि सब, जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब हो हुँ, सकता है हमारी पूरी बात में से कोई एक जुमला निकाल लिया जाए हुँ। और वो चला दिया जाए। अब उसकी आगे की जो जैसे बात है टीज़र जो कि बनेगा। टीज़र बनेगा। तो भुट्टो साहब के साथ भी वो एक उन्होंने वो क्या मतलब आप भी साफ़ी के बेटे हैं, मैं भी हाँ, साफ़ी का, तो वो क्या फट्टा लगाना कहते हैं। हाँ। तो मेन अखबार में फट्टा लगा दिया कि भुट्टो ने कह दी इधर तुम इधर हम। अब वो हुँ, पीछे बात किस एंगल से की गई, बात हुँ, किस ठीक है। गहराई से की गई, वो मेंशन ही नहीं किया गया। हुँ, तो अब्बास सत्तर साहब ने फिर बाद में बोला भी कि हाँ जी, ये तो ऐसे ही था। फिर सुहेल वाई साहब ने भी इसकी कन्फर्मेशन की कि अच्छा ये थोड़ी-सी टेबल स्टोरी ठीक, बना के इसको ठीक, प्रोपेगेंडा इसका किया ठीक है। गया। यस। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था 71 के अंदर जमात इस्लामी ने अल बदर अश-शम्स बनाकर वहाँ के जो नौजवान थे, उन्होंने स्टेट का साथ दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान ना टूटे। हुँ। उसके बाद हम देखते हैं जो स्टेट का जो भी नैरेटिव रहा, उसके अंदर सपोर्ट किया, पता नहीं कितने लोग स्टेट ने मारे, और बहुत सारे जर्नैलों वगैरह ने। और जिस तरह से इवन भुट्टो साहब ने भी डॉक्टर नज़ीर शहीद का जो कत्ल है, डेरा गाजी खान से, उस वक़्त कौमी असम्बली के मेंबर थे, उनका कत्ल हुआ, और ये कहा जाता है कि भुट्टो साहब के कहने पे हुआ, और उस वक़्त बहुत बड़ी तादाद में सियासी लोग जो मौजूद थे, जो मुखालिफ थे, उनका हुँ। कत्ल किया गया। हुँ। शेख मुजीब उस वक़्त के दौर में जिस तरह से जेल में रहे, फिर याह्या खान, फिर इवन ये अब जो रिएक्शन है ना, वो दोनों तरफ मौजूद है। असल हुँ। में आप सैक्रिफाइस की जो बात कर रहे हैं, ज़रदारी साहब के साथ जो हुआ, इट वाज़ अटली शेमफुल। हुँ। ये कभी भी नहीं होना चाहिए हुँ। था। लेकिन ये रिएक्शन हमने हर जगह ही देखा है। हमने मियाँ साहब को अगर तस्वीरें फेंकते हुए देखा है ना मोहतरमा की, और जिस तरह की तस्वीरें फेंकते हुए देखा है, तो हमने इमरान खान साहब को मरियम नवाज़ के बारे में उसी तरह बकवास करते हुए देखा है, राइट? इसी तरह हमने मरियम नवाज़ और ये अपने पीपल्स पार्टी वाले लोगों को, खैर ये कहा जा सकता है कि इन्होंने इस तरह की ज़ुबान नहीं बोली होगी, लेकिन ये वाली ज़ुबान ज़रूर बोली है सबने। शेख साहब तो बल्कि इस बात पे निकाले गए थे, जिसका क्रेडिट दिया जाता है कि शेख साहब इस बात पे पीपल्स पार्टी से निकाले गए थे, जब उन्होंने मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा वगैरह के हवाले से इस तरह की बातचीद कही थी। तो इसका राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह हाँ। निकाले गए थे। हुँ। अब वो उधर आ गए, अब वो उधर से उधर मशीन गन ट्रांसफ़र होगी। लेकिन समहाउ हर पार्टी ने कहीं न कहीं सैक्रिफाइस किया है। पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है। जमात इस्लामी ने भी उसी तरह सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइस वाला अगर हम कर लें किसी तरह स्कोर बराबर, उसके बावजूद आप ज़्यादा भी चलें कर लें, यार एक ख़ानदान ने सैक्रिफाइस किया या कई ख़ानदानों ने सैक्रिफाइस किया, उसके बावजूद वो ख़ानदान ये नहीं कह रहा कि यार मुझे दोबारा पार्टी लीडर बनाओ क्योंकि मेरे अब्बा ने इतना सैक्रिफाइस किया नहीं, था। नहीं, चेयरमैन साहब खुद तो पार्टी लीडर बने नहीं हैं। हमारी ओपिनियन से, वर्कर की ओपिनियन से बने हैं। और उसके अंदर अगर आप मतलब देखें ना, अब कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हुँ, फ़ास्ट है। एक हुँ, ठीक खबर इतनी जल्दी नहीं फैलती जितनी गलत फैल जाती है। हुँ, तो मुद्दा ये है कि चेयरमैन साहब को चेयरमैन बनाना, हुँ, अब चलें वापस 2008 में बीबी की जब शहादत ठीक है। हुई, और उस वक़्त अगर ज़रदारी साहब पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाते और उस टाइम बिलावल साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन ना बनाया जाता, तो सिंध के जो हालात थे, पंजाब के जो हालात थे, पूरे पाकिस्तान के हालात हमारे सामने यार। रोड्स पे ब्लॉकेज लगी हुई है, लोग घरों से नहीं निकल रहे, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और बीबी के गम में है कि हमारी लीडर मारी गई है, शहीद कर दी गई है। तो उस सारे सिनेरियो में अगर ये 2 डिसीजन ना होते, तो हुँ, पाकिस्तान की अवाम का कभी भी गम और गुस्सा ठंडा ना होता। हुँ, और ज़रदारी साहब अगर वहाँ पे पाकिस्तान खप्पे की बजाय पाकिस्तान ना खप्पे कह देते, तो सूरत साहब बदल जाती। हुँ, तो मुद्दा ये है कि ये जो रोल है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आपने दूसरी बात की कि आजकल हुकूमत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो ज़रदारी साहब सदर हैं आज पाकिस्तान के, लेकिन वो 58 टू बी वाले नहीं हैं। 58 टू बी वाले सदर हों, नीचे गवर्नर्स भी उसी तरह से हों, 18th अमेंडमेंट के पुराने वाले इख्तियारात हों। सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन वाली रूह नहीं आप में जा रही है। सबसे पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो थे वो भुट्टो साहब थे। आप जा रहे हैं 58 टू भी मिले, नहीं, शहबाज नहीं, शरीफ साहब मिले नहीं। जाए। देखिए, हाँ, वो तो ज़रदारी साहब ने देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़त्म की, 18th हुँ, अमेंडमेंट लेके आए, वो सारी बिल्कुल। चीज़ें हुई कि अच्छा न्यूट्रल कर दिया।
लेकिन मुद्दा ये है कि अगर वो सारे इख्तियारात और उसी तरह से हो तो फिर तो एक शिकवा बनता है कि जी क्या क्या कर क्या रहे हैं। और वो आपको पता है कि एक आईनी ओहदे रह गए हैं उनके पास, आजकल क्या इख्तियारात हैं वो सबके इल्म में है, उस पे ज़्यादा उस पर क्या हम्म, भी हमने बात करनी है। तो मुद्दा ये है कि जो देखें नज़रियाती सियासत है, हम बात कर रहे हैं कि देखें जमात इस्लामी की भी सेक्रीफाइस हैं और एक बड़ी लीडरशिप है उसके अंदर है और वो एक काम कर रही होती है, लेकिन हर वर्कर जमात इस्लामी का उसको उसको लीड भी नहीं कर सकता। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम्म, आपने निकल के आना है, उसके अंदर आपने पार्टी के लिए काम क्या किया, आपकी नज़रियाती ग्राउंड क्या है, आप बोलते कैसे हैं, आप लोगों को किस तरह से एम्पावर किया, लोगों की आवाज़ कैसे बने, एक पूरा प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस का आपका एक कैलकुलेशन एक अलहदा है, आपका एक फार्मूला अलहदा है, पीपल्स पार्टी का उसी तरह अपना एक फार्मूला अलहदा है। या अगर हम जब मतलब अगर इसको हम जेनेरिक डिस्कशन में ले जाते हैं जो हम हम्म, अमूमन कर भी रहे होते हैं हम्म, कि पाकिस्तान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो इंक्लूसिव हैं या जिसके अंदर एक आम तबके के बंदे को सियासत करने का हक दिया जा सकता है या वो असम्बलियों में पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है 3 पार्टीज़ ही हैं, इनके अलावा तो हमें कोई पार्टी नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है या एमक्यूएम है। आप नून हम्म। लीग में मुझे बता दें कि आम बंदा कितना एक असम्बलियों में पहुंचता है। और या तो उसको राना सनाउल्लाह होना पड़ेगा पहले हाँ किसी पार्टी तो तभी। पीटीआई का भी हमें मालूम है कि पीटीआई में हम्म, भी कितनी एक प्रो पीपल बात है, हम्म, वहाँ पे भी एक इशराफिया की वो जमात है। और वो क्या कहते हैं, लाहौर को अगर हम डिवाइड कर लें तो नहर की इस तरफ जो मनार पाकिस्तान है, किला खोजा सिंह है, कवाल मंडी है, लक्ष्मी चौक है, वहाँ का कोई बंदा आपको असम्बलियों में नजर नहीं आएगा। हाँ, इस तरफ आ जाए तो आपको कैंट डिफेंस, हाँ, ये सारी क्लास जो है, जो अर्बन लाहौर है, जो नया लाहौर है, वो सारी आपको पीटीआई के अंदर नजर आएगी। तो आई बिल्कुल। थिंक हम्म, ये 2-3 मखसूस पार्टीज हैं जिनके अंदर अभी भी प्रो पीपल रवायत बाकी है। अब उनका जो आपस में टकराव होता है, यहाँ मतलब अगर मिसाल के तौर पर हम लोग कराची में होते और हम्म। मैं कराची की पीपल्स पार्टी का हिस्सा होता, आप कराची की जमात इस्लामी का हिस्सा होते, तो तो सूरत बड़ी फ़र्क आपने होती। लियारी संभाला होता, उन्होंने 90 संभाला होता और हम लोग मर रहे होते। ना, ना, ना। हम लाशें उठा रहे होते और नहीं, नहीं, इतनी या वो फिर आप ईमान में पहुंचते और जब पता लगता है कि यार ये बंदे काम में आए तो उससे बंदे इधर से रिक्शे में बिठाए, गाड़ियों में बिठाए नहीं, और नहीं, मैं आके देख वोट डलवा दिए इतनी क्योंकि पीटीआई बिक सकती है। इत आपने कहा कि यार नहीं, नहीं, अब आपके अंदर का ना वो क्या कहते हैं, नाज़म जाग रहा है। नहीं, 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 आप जब तो नहीं, कराची तो आप ले गए हैं ना मुझे, मैं तो लाहौर ही बैठा हुआ देखिए, था। मैं ये बात करना चाह रहा था कि देखिए कराची में अगर हम होते, तो वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी है हम्म, या जमात इस्लामी है और वो जो आपस में क्लैश है, वो आई थिंक वो नज़रियाती डिफरेंसेस का है। मैं हम्म, जिस तरह बात लेके आना चाह रहा था कि हम 70 से पहले जाते हैं। हम्म, तो जब लेफ्ट और राइट के एक आइडियाज़ की बात थी, तब सियासत के अंदर एक प्रोडक्टिविटी थी, मुनव्वर हसन साहब खुद लेफ्ट से थे, लेफ्ट से एनएसएफ थे। से आए थे। अब मुद्दा ये है कि वो डिस्कोर्स मरूज़ के अंदर मौजूद था कि हम्म, जमात इस्लामी राइट विंग पे बात कर रही है कि हमारा सोशल पर्सपेक्टिव ये है। पीपल्स पार्टी लेफ्ट पे बात कर रही है, प्रोग्रेसिव थॉट के साथ बात कर रही है। तो उसका इम्पैक्ट हमें सोसाइटी पे नज़र आता था। अब वो जो रिफ्ट था, हम्म, ट्रेडिशनल रिफ्ट जो था जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का, लेफ्ट और राइट का, वो मादूम होता गया। अब उसके अंदर सारी जो एक मेरे ख्याल से चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, ख़राब किया, उस पूरे सोशल फैब्रिक को हमारा जो बेड़गर किया, वो तो ज़िया उल हक ने किया। इसमें तो ये तो क्लीन चिट बात है। अब आज के दौर में लेफ्ट राइट किधर खड़ा है? कहीं भी नहीं खड़ा, सो यू आर सेइंग के आइडियोलॉजीज आर नाउ डेड। डेड। हमारे यहाँ पे आप देखें ना, डिबेट ही नहीं है। डिबेट आजकल क्या है? हैशटैग की। हम्म, डिबेट आजकल क्या है? रील्स की। डिबेट आजकल क्या है? मीम्स की। उसके दरमियान में चेकमेट बाय कैपिटलिज्म ब्रो। तो अब वो सारे डिस्कोर्स में ये जो हमारी नज़रियाती पार्टियाँ हैं, हम्म, जो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, हम्म, उसमें आई थिंक उन नज़रियाती पार्टियों का जो रिफ्ट है, उसको थोड़ा-सा अपने अंदर एक दफ़ा झाँक कर अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करने की ज़रूरत हम्म, है। और हमें नज़रियाती पार्टियों का हिस्सा होते हुए, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम एक नया नैरेटिव कहाँ से बिल्डअप करें, ताकि ये जो एक बबल है या एक आए दिन कोई नई बात हो जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए, उसको हम ठीक तरीके से यूज़ करें कि अच्छा वहाँ पे प्रो पीपल बात हो। अब वो नज़रियाती सियासत ना होने का फुकदान ये है कि अच्छा प्रो पीपल बात ही नहीं रही, हम्म, बहुत कम हो गई है। नून लीग क्या खाक बात करेगी या पीटीआई क्या खाक बात करेगी? कोई बात नहीं करेगा। तो उस डिक्लाइन से वो डिस्कशन ही बिल्कुल मदूम हो गई है। तो मुद्दा ये है कि हम लेफ्ट राइट, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, वो जितनी भी कोई 3 4 5 6 नज़रियाती जमातें बची हैं पाकिस्तान में, उनको थोड़ी-सी रीअलाइनमेंट की थोड़ी-सी ज़रूरत है कि वो अपने आप को रीअलाइन करें और वो आपस में बैठें। जैसे हम स्टार्ट आपने किया कोएग्जिस्टेंस से कि हम अगर हम्म, बैठ के बात बात आपस में कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर लाहौर में अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। मतलब आज अगर जमीयत और पीएसएफ ये इस बात पे आ जाते हैं कि जी हम मिलकर स्टडी सर्कल्स करते हैं। हम्म, आप लेफ्ट जैसे जैसे अभी हम कर रहे हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ हम्म, ये स्टडी स्टडी सर्कल तो सर्कल बन ही ही है, गया ना। यस, 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 तो यस। हम बैठ के करते हैं। अब हम्म, जामिया पंजाब है,
वहाँ पे जमीयत का एक स्पीकर बैठा हुआ है, एक पीएसएफ का एक स्पीकर बैठा Imagine. हुआ है, इमेजिन, जस्ट इमेजिन। तो वहाँ पे क्राउड बैठा हुआ है और वहाँ पे इसी तरह पॉलिसीज पे और चीज़ों पे बात हो रही है और एक पॉजिटिव माहौल में हो रही है। तो जो सामने बैठा 300 400 500 जो स्टूडेंट होगा, वो इम्पैक्ट क्या लेकर जाएगा, उसका विजन जो है वो कितना इन्हांस होगा और रुकेगा, ओके, बैठा जा सकता है, ऑडियंस बात की इस जा वक्त सकती है। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा आपके बारे में चीज़ें लिख सकती है क्योंकि स्टूडेंट यूनियन नहीं है इसलिए हम नहीं बैठ सकते। नहीं मतलब चले एक स्ट्रक्चर मौजूद है, सारा कुछ मतलब जामिया पंजाब में तो सब कुछ ऑन है। ओन है, हाँ, यस। तो अगर ठीक है। लेट्स से अगर हम उस तरह के एक डिस्कोर्स को, उस तरह के माहौल को अगर हम बनाते हैं, तो पार्टीबाजी से हट के पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक में वो कितनी बड़ी एक डिफरेंस होगी, जो हमें एक अपने हिस्से की शमع जलाने वाली जो True. बात है। तो अगर हम उस आर्क पे आते हैं, हम्म, आई थिंक के चीज़ें बड़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा सकती हैं। वो पॉजिटिव माइंडसेट जो है, और वो भी आई थिंक वो इंटेंशन से है। आपकी मेरी इंटेंशन थी, हम बैठे हैं। हम्म, हमारी इंटेंशन ना होती या हम उस तरह से पॉजिटिव ना होते तो हम ना बैठते, ना ताल्लुक बनता, ना बात यहाँ तक पहुँचती। True. तो उसी तरह जो लोग नहीं बैठना चाह रहे, हम्म, वो जमात इस्लामी में भी काफ़ी हैं, वो पीपल्स पार्टी में भी काफ़ी हैं, नहीं जी वो जमातियाँ ने तंज करता है जी, जमात इस्लामी तंज है, हम्म, या आप लोग जमात इस्लामी में लोग पीपल्स पार्टी यार तू केरे बंदे ना बैठे हैं या की कर रहे हैं, या जो सोन 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 सोन, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन वो फैक्टर जो है वो जनरेशनल है। हम्म, जो 1960 70 80 की जनरेशन ने जो पॉलिटिक्स किया, वो आज भी कहती है कि नहीं जी पीपल्स पार्टी तो अच्छा जी, जमात इस्लामी तो अच्छा जी। वो इस एलिमेंट से है। जो आपकी मेरी जनरेशन है, उनको थोड़ा-सा चीज़ों को रीथिंक करने, उनको हम नहीं कह सकते कि उनका माइंडसेट चेंज हो, वो नहीं हो सकता। उन्होंने जो बियर किया है, जो सैक्रिफाइस किया है, वो उनकी अपनी जगह है। बिल्कुल ठीक। आज का माहौल फ़र्क है। तो वो जो आइडियाज़ की हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं, वोटोइज़्म की बात कर रहे हैं, इस्लामिक सोशलिज़्म की बात कर रहे हैं, वो जितने भी आइडियाज़ हैं, आज उनकी डिस्कशन खत्म हो रही है और हमने उस डिस्कशन को दोबारा रेलेवेंट करना है ताकि प्रो पीपल पॉलिटिक्स रेलेवेंट हो सके। तो आई थिंक इसके ऊपर अच्छा, वैसे अगर आप एक ऑनेस्ट बात बताएं, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि अब हमारी जमात में और हमारी बाकी तलबा तंजीम वगैरह में भी जो पढ़ने का है ना मामला, वो बहुत कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो लाठी पिस्टल गाली और ये हेटरेट तासुब वगैरह वगैरह ने और काम ना होने ने भी, यानी हम मुआशरे को अगर नहीं खड़ा कर पा रहे, हम भी आप भी, किसानों को आप नहीं खड़ा कर पा रहे, हम आम लोगों को नहीं खड़ा कर पा रहे, अपने लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे, उसकी बड़ी वजह है कि हमने खुद ही नहीं पढ़ा हुआ, बहुत सारे लोगों ने। तो आप भी ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि पीपल्स पार्टी में भी ये मामला मौजूद है? देखिए बिल्कुल मौजूद है और एक बहुत बड़ा तबका है जो पढ़ता भी, और आई थिंक पढ़ना और ना पढ़ने वाला जो बैलेंस है ना, ये रहता है हमेशा। ठीक है। मुद्दा इसमें देखने वाला ये है कि पार्टीज़ की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हम्म, कि उनका तंज़ीमी स्ट्रक्चर इतना फ़ाल हो कि जिस तबके की बात हो, जिस कम्युनिटी की बात हो, वो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए निकले। लेकिन सवाल ये है कि जैसे किसानों की बात है, हम्म, किसानों का अपनी एक तंज़ीम है, उनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हर पार्टी में मौजूद है। मतलब किसान विंग जमात इस्लामी का भी होगा, बिल्कुल है। नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, सब हम्म, जमातों का है। मुद्दा ये है कि वो मोबिलाइज़ क्यों नहीं कर पा रहे? अब वो मोबिलाइज़ेशन जो है, वो क्या सिर्फ़ तभी होनी है जब बिलावल भुट्टो साहब ने कहना है या हाफ़िज़ नईम साहब ने कहना है? वो जो कम्युनल लीडरशिप हम्म, है, जिनके पास वो तंज़ीमी ज़िम्मेदारियाँ हैं हर पार्टी में, हम्म, वो किधर स्टैंड कर रहे हैं? वो खामोश क्यों हैं? आप और मैं जब हम स्टूडेंट मूवमेंट जब हमने हम्म, चलाई, तो हमें तो आपको तो नहीं तब हाफ़िज़ साहब ने बोला या लियाकत बलोच साहब ने बोला कि बिल्कुल हाँ किसी जी, ने। सुदेश साहब जाएँ, आप जाके ये करके आइए। हम्म, मुझे तो बिलावल साहब ने या मेरे पंजाब के सदर ने नहीं बोला कि आप जाके इस तरह से करके आएँ। तो हमें अपना एक कम्युनिटी का दर्द था। हम बतौर एक्टिविस्ट हमने उसको किया और यकीनन किसान में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि हम्म, जिनका अंदर पेन होगा, जो करना चाह रहे हों, लेकिन आई डोंट नो कि अच्छा वो क्यों नहीं निकल रहे। कम्युनल पॉलिटिक्स जो है उसका आपको उसका एक एंगल ही बिल्कुल अलग है। अब कम्युनिटी से जो लीडरशिप निकलती है, वो किधर स्टैंड कर रहे हैं? कम्युनिटी जो अपनी तंज़ीमें बना रही है, वो किधर स्टैंड कर रहे हैं? इंडिया में जो किसानों ने अपना मार्च किया, हम्म, वो वहाँ पर राहुल गांधी तो नहीं आया, हम्म, वहाँ पे मोदी तो नहीं आया कि अच्छा वो अपनी एक जो एक रिफ्ट होता है, एक क्लास के एंगल हम्म, से जो बात होती है, उनको निकलना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर सोसाइटी इतनी गैर सियासी भी हो गई है, हम्म, इतनी मायूस भी हो चुकी है कि वो निकलने के लिए मादा ही नहीं है। उसको लगता है कि हमने स्टेटस लगा दिया, हमने चीज़ कर दी, तो अब जैसे ये पॉपुलैरिटी मतलब पॉपुलर खान जो है, हम्म। इसके बारे में जी वो इतनी पॉपुलैरिटी है, इतना हो जाएगा, पता नहीं खान ने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। अब देख लें कि अच्छा उसके लिए निकलने के लिए लोग कितने तैयार हैं। अब तो वो भी बात ही डिस्कशन ही खत्म हो गई। अब वो जो पैराडाइम शिफ्ट है हम मतलब मुझे एक देखें, जब आप मारेंगे तो इनकलाब तो नहीं ना आएगा। हाँ, वो पुलिस खड़ी हुई है, इंकलाब कैसे लेके आए? तो मुद्दा मुद्दा ये है शॉपर डबल करा लो, इनकलाब गिरना तो देखिए वो मुद्दा ये है कि जितनी भी स्पेस है ना, इस पे हमें मतलब कि जब मैं इस हवाले से कोई मुस्तकबिल को इन्विजन करने की कोशिश करूँ, तो शायद मैं भी
वो फुल पिक्चर ना बना पाऊँ, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हमें एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है कि अच्छा बिगर पिक्चर में हम 10 साल के बाद पाकिस्तान का पॉलिटिकल माहौल कैसे देख रहे हैं। आज हुँ, सारी पार्टियाँ बैठने को तैयार हैं। हुँ। पीटीआई और जमात इस्लामी बैठने को तैयार नहीं है। जब तक हम टेबल टॉक पे जब हम आने की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं जो टेबल टॉक हो रही है इसका मतलब है कोई लेन-देन हो रहा है। आपका मेरा लेन-देन क्या हुआ है? सो ऑन और बड़े ऐसे हमें फैक्टर मिलते हैं कि अच्छा यार हर तरफ के अच्छा डिफरेंट आइडियाज़ के लोग अगर टेबल पे बैठ जाते हैं तो किसी हुँ। लेन-देन पे तो नहीं बैठते। आपने पाकिस्तान के लिए बैठना है। आप आगे बैठें, आप नहीं, एक वैसे आपने चूँकि बात की है ना जमात इस्लामी वाली, मैं ज़ाहिर है उसी को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसकी बात करूँगा या मैं चूँकि उसका हूँ, तो हुँ, जिस पार्टी ने 17 सीटें ली हैं, वो 2/3 मेजॉरिटी लेके गवर्नमेंट बना दे। फ फॉर्म 45, 47 वाली बेसिस के ऊपर, उनको खुद पता है कि वो गवर्नमेंट के लिए लायक नहीं थे। उनकी गवर्नमेंट चल रही है और सब आशीर्वाद से चल रही है और वो इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहते। वो तो शायद ताहयात इस वक़्त जो है वो ज़िम्मेदारियाँ बाँट भी रहे हैं, अपने लिए भी ज़िम्मेदारियाँ सोच के बैठे हुए हैं। जब इस तरह चल रहा होगा तो आप किस लिए बिठाना चाह रहे हैं? किस लिए बैठे हैं? ये इसलिए बैठे हैं कि हम भी साइन कर दें कि भाई हाँ वज़ीर आज़म साहब इतने साल के लिए मज़ीद होंगे और ये काम होगा, और किस डिस्कशन के लिए बैठे हैं? इस पे कोई डिस्कशन हो सकती है। इवन पीटीआई का ये मसला है, डायलेमा है कि वो 45-47 से निकल गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई होगा ये कि आप जो है ना इस वक़्त सिर्फ़ खान साहब को बाहर निकाल दें, बाकी सारे मसले हल हो जाएँगे। खान साहब आके कोई दुआ करेंगे, बुशरा बीबी से कोई दुआ वगैरह करवाएँगे या हाथ फिरवाएँगे, पता नहीं क्या होगा कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारे मसले हल हो जाएँगे। किसी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, आप लोगों के पास भी या गवर्नमेंट के पास अगर कोई एजेंडा है, मतलब लेकिन वैसे इवन पीपल्स पार्टी भी मुझे लगता है कभी-कभी समहाउ दे आर इन एजिटेशन विद द गवर्नमेंट इटसेल्फ कि क्या चल रहा है? व्हाट नॉनसेंस! गवर्नर पंजाब के हम जो मूव देखते हैं मरीम नवाज़ के खिलाफ, सीएम के खिलाफ और बाकी जगहों पे हम देखते हैं। सो कुछ पक तो रहा है, चीज़ें डिफरेंट तो हैं, आपकी साइड पे भी होंगी। तो मेरा ख़्याल है इस वजह से, इन ग्राउंड्स की वजह से शायद चीज़ें मुमकिन नहीं हो पा रही। देखिए एक जो बिगर पिक्चर है ना इख्तिलाफ के साथ बैठना हुँ, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये कल्चर आना बड़ा ट्रू, ज़रूरी है कि ट्रू, लेट्स एग्री टू डिसएग्री कोई मसला ट्रू। नहीं है, आपकी अपनी ओपिनियन आप रखें। और जैसे कल की बात है, जीबी के इलेक्शंस हो रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब की सरबराही में और आई थिंक राना सनाउल्लाह साहब उनकी सरबराही में एक जीबी हुँ, डेलीगेशन किया और वहाँ पे फिर जो एक नून लीग का वतीरा है कि वो जाते हैं, जाके अपना एक इन्फ्लुएंस बनाते हैं, कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करते हैं, एम्पावर करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि चलें जी अब आप इलेक्शन की दौड़ में चले जाएँ। उस पे हमारा जो पीपीपी जीबी का प्रेज़िडेंट है अमजद एडवोकेट मासिस का लीडर है वो, तो उन सब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या जो है ना वो इलेक्शन कमीशन की जो है ना वो आके उन्होंने कमान की सारी धज्जियाँ उड़ा दी हैं और प्राइम मिनिस्टर ने आके उड़ा दी हैं। तो हुँ, आपने अगर इलेक्शन लड़ना है तो आप फिर इलेक्शन कमीशन के ज़ाबित पे आके लड़ें। तो अब अगर हम बहुत ही उसी तरह ही जो आप बात कर रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा कोई हुकूमत के अंदर बड़े स्टेक के साथ बैठे हों और हम बोलें कि नहीं हुँ, जी ये तो हम तो बड़े वो हुँ, पावर शेयरिंग के फार्मूले पे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो हम रिफ्ट के साथ बैठे हुए हैं। हुँ, अब इसी रिफ्ट के साथ हुँ, पीटीआई, सो ऑन बाकी जमातें अगर आके एक टेबल पे बैठ जाएँ कि ठीक है हमारी एक इस मामले पे ये ओपिनियन है, लेकिन अगर पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ये ठीक है, तो व्हाई नॉट? वी आर अप। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये अभी ईरान और ये सारी जो हम पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनली जो है एक बड़ा अच्छा स्टेटस पार्टीबाजी से हट के एक जो एक अपना एक फॉरेन पॉलिटिक्स में और वो जो अपने एक मीडिएशन में एक कैरेक्टर प्ले किया और पाकिस्तान हुँ। का तशख़्ख़ुस जो है, पाकिस्तान की पहचान जो है, वो एनलाइटन हुई है, वो हर फ़ोकस में आई पार्टी है। ने किया है, हर पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है। एक पार्टी ने नहीं किया। उसका बंदा नहीं ना बाहर निकाला वो इसलिए नहीं मान रही। तो लेकिन देखें इस बात पे हुँ, तो आ सकते थे कि यार अच्छा हुँ, पाकिस्तान की बात हो रही है यार, अब पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी एंड सो ऑन किसी की बात नहीं हो रही, अब ट्रू। एक पार्टी की बात हो रही है। तो बार-बार बात उस पार्टी की तरफ इसलिए चली जाती है कि अच्छा वो एक इस वक़्त जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है या शरारती एलिमेंट है, वो सिर्फ़ वही बचा हुआ है। तो अगर वो एक तरीक़ाकार में आ जाएँ और खुद बैठ के ग्राउंड सेट कर लें, मतलब मिसाल के तौर पर सारी पार्टीज़ एक एक ग्राउंड सेट कर लें कि जी अगर इन रूल्स पर हुँ, कोई पार्टी जाएगी और ये फाउल होगा तो इसको सब फाउल कहेंगे, उस प्लेयर को हम बाहर निकाल देंगे। हुँ, हुँ, अगर इस तरह का एक कोड ऑफ कंडक्ट सबका डिसाइड हो जाए, तो आपके इलेक्शन के मसाइल, इलेक्शन में धांधली के एक इल्ज़ामात और 100 चीज़ें आपकी सॉर्टेड हो जाएँगी। तो उस डिस्कशन से हट के अब हमें ज़रूरत है कि अच्छा मतलब दुनिया बात कर रही है कि हमारा 2030 विज़न क्या होगा, 2035 विज़न क्या होगा, 2040 विज़न क्या होगा? हम बात ही नहीं कर रहे। हम अभी भी इस चक्कर में हैं कि अच्छा धांधली होगी, फलाँ हो गया, ढमकाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पॉलिसीज़ पे आएँ, आपकी जो जेन ज़ी है, जो 65% पॉपुलेशन है, उसका क्या करना है? उस 65% पॉपुलेशन के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो किधर खड़ी हुई है? जो फ्रीलांसिंग है, वो किधर खड़ी हुई है? आजकल ट्रेडिंग की नई चीज़ें हैं, कमाने के नए तरीके हैं, सीखने के नए तरीके हैं, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। बात तो इसके ऊपर भी होनी चाहिए कि मुझे अब इस मौजूदा जो असेंबली का सेटअप है, इसमें मुझे रेशो नहीं मालूम, लेकिन जो पिछली असेंबली थी, उसके अंदर
10% आई थिंक 10 या 20% सिर्फ ऐसे मेम्बरान असम्बली थे प्रोविंशियल और नेशनल के मिला के जो अंडर 40 थे, बाकी सब 40 प्लस। तब जो 70-80 ईयर्स का असम्बली का मेंबर बैठा हुआ है, वो क्या नौजवानों के मसाइल पे बात करेगा, वो इनोवेशन पे क्या बात करेगा? तो ये डिस्कशन का डिस्कोर्स बनाने की ज़रूरत है। स्टूडेंट यूनियन की बहाली की ज़रूरत है, किसानों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। जब हमें माशरती उलूम की पाक स्टडी की किताबों में ये पढ़ाया गया कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान में ज़रई मुल्क है और और उससे मुल्क अमेरिकन की सुन्नी जो है ज़राअत, वो हाँ, हमारा सबसे बड़ा ओहदा ही सब तो बेड़ा दुश्मन है। करके है। तो अब वो देखें, पीपल्स पार्टी भी जब बात करती है तो क्योंकि हमारी जो ज़्यादा वोटर है वो तो है ही हम्म, अ, ये से जुड़ा, ज़राअत से जुड़ा हुआ है। हम्म, और जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जी किसान को, छोटे को, बड़े को आप फैसिलिटेट करें। नून लीग आती है, वो कहती है सरमायादार इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ जी इंडस्ट्रियलाइजेशन आनी चाहिए, और वो उस राय में जाके बात करना शुरू कर देती है। जमात इस्लामी जो है वो भी आके मज़दूरों की और एक उस परत की बात करती है। एमकेएम भी थोड़ा-सा उस परत में उसको बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिडल क्लास नैरेटिव, अपर मिडल हम्म, क्लास, थोड़ा-सा कराची के सिर्फ ओरिएंटेशन पे ज़्यादा बात करने की कोशिश करती है। तो मुद्दा ये कि ये डिस्कोर्स बनाने की ज़रूरत है। अब ये डिस्कोर्स बिल्डअप कैसे हो, तो अच्छा, वैसे असल में होता ही है कि सारी पार्टियां बात कर रही हैं, जमात इस्लामी को इसमें एज है और मैं बड़ा प्राउडली बात कहता हूँ कि वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट एट ऑल, वी आर नॉट इन द हाउसेज एट ऑल, एक आध सीट शायद। और उसके बावजूद बहुत सारे आप जो जनजी के लिए काम कर रहे हैं ना, बनो काबिल के नाम से हाफिज नईम रहमान साहब ने एक ऐसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जिसमें हज़ारों लाखों लाखों लोग अब तक आईटी की एजुकेशन हासिल कर चुके हैं। उनको कहीं कई जगहों पे इनको प्लेस करवाया जा चुका है, वो अर्निंग कर रहे हैं फ्रीलांसर के तौर पे वगैरह वगैरह वगैरह। और इस तरह के बेतहाशा प्रोजेक्ट हैं जो अलखदमत फाउंडेशन और इस तरह की गजाली फाउंडेशन, रीड फाउंडेशन, देयर आर मल्टीपल एंड वेरियस थिंग्स जो कि हम गवर्नमेंट में ना होते हुए भी कर रहे हैं हुँ, टू सपोर्ट द नेशन, टू सपोर्ट द कंट्री इन विच वी आर लिविंग हुँ, राइट नाउ। और हम ये नहीं कह रहे कि 45-47 आपने तो हमें वोट ही नहीं दिया था तो हम कुछ नहीं करेंगे। भाई हमारा नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने ये काम करना है। लेकिन डायलेमा क्या है कि जो पार्टी भी गवर्नमेंट में होती है ना, अभी गवर्नमेंट क्या करती है, जिसको सोशलिज्म भी ऐसे ही कहता है ना, कि आप भिखारी बना देते हैं। आप किसी की भी बात करें यार, किसी भी स्कीम को उठा के देख लें, आप अगले को चंद सौ रुपए देंगे, उसके बाद उसको आदी बना देंगे। उसी में से करप्शन के लिए अपना लेवरेज निकालेंगे और जिसकी वजह से इनकलाब लाने वाली खूह नहीं पैदा होगी, और वो अनफॉर्चुनेटली होता है। तो हम अब मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को समझ चुके हैं, इश्यूज़ वगैरह को समझ चुके हैं। अच्छा, मैं भाई, बल्कि अब भाई नहीं, मैं थोड़ा-सा वो क्या कहते हैं, नाज़िम साहब, तो मैं आपसे कुछ, मतलब मेरे ही ज़हन में कि जो थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी हमने एक पूरा प्रोसेस आपने डिफ़ाइन किया। उस पूरे प्रोसेस में अगर तंज़ीमी प्रोसेस इतना अच्छा है, इतना इंक्लूसिव है, इतना डाइवर्स है, तो किसी भी असेंबली में हुँ, सीट क्यों नहीं है? कराची की हम बात करते हैं, कराची के अंदर बलदियाती असेंबली में हुँ, तो आपके पास बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन एक एमपीए हुँ, कराची से नहीं है। उसके बाद दूसरी हम बात देखते हैं कि अब आपने बात की कि हम इंतहा-पसंदी को और सारे वो जो कल्चर है काफ़िर कहने का, उसको हमने सॉर्ट ऑफ हमने हुँ, बड़ा ख़त्म कर दिया है। लेकिन तालीमी इदारों में जो जमात इस्लामी का जो तलबा विंग है, जमीयत की हम बात करते हैं, तो आज भी डंडों के साथ, और वो लड़की ये ना पहने और इतने डिस्टेंस पे बैठे हैं, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो वो सारे मंज़र मैं देखता हूँ तो फ्लैशबैक में आते हैं। तो हो सकता है उनमें से कई मैंने देखे भी हों, फेस भी किए हों। तो अब वो ये जो एक पूरा हमें प्रैक्टिस नज़र आती है, इसका फिर फुकदान कहाँ पे है कि अच्छा आप असेंबली में भी नहीं आ पा रहे, और नीचे जो एक बिल्कुल लेयर है, वहाँ पे डंडा भी चल रहा है, वहाँ पे तापसंदी भी चल रही है, लेकिन जब हम नैरेटिव पे आते हैं, नैरेटिव बड़ा माइल्ड और नैरेटिव बड़ा एक सॉफ्ट, और उस हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। फिर जो एम्पायर की बात है, तो बार-बार ये भी एलिगेशन लगता है कि जमात इस्लामी की जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उठान है, वो सारी एम्पायर के हिसाब से हो रही होती है, जो हम पीटीआई के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये इन सारे पर्सपेक्टिव्स पे आपका बतौर जमात इस्लामी के एक सियासी कारकुन के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, पहली बात तो मेरा ख़्याल ये है कि हम लोग इस हवाले से तो बहरहाल अनसक्सेसफुल रहे हैं कि अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकें आम आवाम को। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जमात इस्लामी की बुनियाद जो है वो एक इंटेलेक्चुअल तहरीक के मुताबिक होती है, और इसका जो पहला मुखातिब था ना, वो पढ़ा लिखा वो नौजवान था, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, जो कि दीन से बेज़ार हो रहा था या बेज़ार होता है उस वक़्त, जो नज़रियाती इल्गार थी उस सारे के नतीजे में। तो उसके नतीजे में हम लोग मैसेज तक उस तरह से नहीं पहुंच सके, मैसेज तक अपनी बात नहीं पहुंचा सके। दूसरा, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ये जो पढ़ा लिखा तबका जिसको हमने बहुत नीच डाउन करके इसका अपनी दावत पहुंचाई ना, ये पढ़ा लिखा तबका हमारे यहाँ अब जाके 55 तक आया है, 55% 60% तक। लेकिन ये सिर्फ अक्सर नाम पढ़ना ही जानते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं।
और जो यूनिवर्सिटियों में जो स्टफ़ पढ़ाया जा रहा है हम उससे भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम वो बात उन तक उस तरह से नहीं पहुंचा पाए क्योंकि वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे। यानी वो इसी तरह ही चल रहे हैं कि भाई अब्बा ने कहा था कि उसको वोट देना है, या बरादरी ने ये कह दिया, खान ने ये कह दिया, सरदार ने ये कह दिया, या मुझे चूंकि खान के स्टाइल से मोहब्बत है, उसके कपड़ों से मोहब्बत है, या मुझे चूंकि भुट्टो लगता है कि आज भी मेरे ख्वाबों में आता है तो मैंने उनको वोट देना है। इस तरह की जो वजूहात है ना, या बिरयानी किसकी अच्छी है, मास्टर की या फलां की जो दे रहा है उसको वोट दे देना है, तो इन बेसिस पे जब वोट दिए जाएंगे तो जाहिर है कि वो डिफरेंस आता है। फर्स्ट सेकंड डिफरेंस, और हम इस तरह की क्लास को नहीं पहुंच सके इस तक। हम क्यों नहीं पहुंच सके? हम एक वजह तो मैंने बता दी है, लेकिन शायद हमें भी अडेप्टेशन करनी चाहिए थी, हम कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग फ़र्क ला रहे हैं। दूसरा मसला क्या है, हमने बहुत ज़्यादा इत्तेहादी सियासत के ऊपर, हमने सियासत को ये समझा कि हाँ मिलके चलेंगे। हमने मिस्टर के साथ भी इत्तेहाद किया, मौलाना के साथ भी इत्तेहाद किया। एंड पे पता चला कि मौलाना मिस्टर आपस में मिले हुए हैं और हम साइड पर। एम्पायर के साथ भी किया थोड़ा-सा। हमने एम्पायर के साथ भी इत्तेहाद किया। अच्छा, एम्पायर के साथ इत्तेहाद किया, आई कुडन्ट गेट इट व्हेनेवर एनीवन से, बिकॉज़ एवरी पार्टी जिसने इत्तेहाद किया वो गवर्नमेंट में आई है। यू कैन से एमएमए भुट्टो साहब जो हैं, देखें ना, अब ये है तारीखी बात, अब बेशक बुरी लगे, लेकिन अयूब साहब को डैडी कहते थे। वज़ीर ख़ारजा बनते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, हुँ, फिर याह्या साहब के दौर में सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उससे हुँ। पहले, और उसके बाद जब हम देखते हैं तो सारा वही मामला है। हुकूमत तो उन्हीं के साथ आएगी ना जो एम्पायर के साथ शेक हैंड कर रहे हैं। उनके साथ क्यों आएगी जो एम्पायर के साथ शेक हैंड नहीं कर रहे? हमने शेक ये हैंड किया उसका होता तो नतीजा। हम हमारे हमारे रिलेटिव शहीद ना होती। देखें, आपने शेक हैंड किया, असल में ज़िया साहब को किसने अपॉइंट किया? भुट्टो साहब ने अपॉइंट किया, किया। बिल्कुल किया। भुट्टो साहब ने अपॉइंट किया, और ज़िया साहब को किसी और ने नहीं हाँ, अपॉइंट नहीं किया भुट्टो था कि साहब भुट्टो साहब के ज्योतिषी पीछे तो नहीं लगे। थे, वो देखते अच्छा इसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है, ये मेरे साथ क्या बहरहाल करेगा। असेसमेंट थी। अब वो यही असल में होता है ना कि आपकी याह्या साहब के साथ चल गई, अयूब साहब के साथ आपकी चल गई, भुट्टो साहब के साथ ना चल नहीं, अयूब सके, साहब के खिलाफ खड़े ज़िया हो साहब गए, से ना जब चल लाहौर सके। में आए, वो ट्रेन मार्च हुआ। बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन हाँ, है, ठीक अयूब है। को उन्होंने फिर रेजिस्ट भी किया। असल में चलें पीपल्स पार्टी से हट के आते हैं, आप पर्सनल हो जाएंगे और मैं पर्सनल हो जाऊंगा, लेकिन हम मियाँ साहब की पूरी उठान देखते हैं, हुँ, वही ज़िया साहब हुँ, उठान के जरिए हुँ, आते हैं, फिर वो हुँ। उसी ज़िया के खिलाफ हो जाते हैं, और वो लेकिन मर को जब ज़िया। पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी की एमएमए हम्म, की गवर्नमेंट बनी, उसके हम्म, अलावा जब वो दिफा कौंसिल बनी हुई, इस तरह के जितने भी हमें एलिमेंट्स नज़र आते हैं, जो हमें एक्सपेरिमेंट होते हुए नज़र हम्म, आते हैं, उसके अंदर जमात इस्लामी का बड़ा वजूद रहा है और वो एम्पायर के कहने पे आता रहा है सारा कुछ। हम्म। तो किस तरह से अच्छा, कहा जा पहले सकता तो है? पहले तो मेरा ख्याल है कि इस रियलिटी को आप अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो हम शायद इंटेलेक्चुअल तो कोई हरकत कर सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। आप एक सिक्योरिटी स्टेट में रहते हैं, हुँ, वो सिक्योरिटी स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा बजट और उसकी ज़रूरत बहुत सारी वजूहात की बिना पर हमेशा से हुँ, वो ताकत में रही है, और ताकत में रहने की भी एक जो इब्तदाई वजह है ना, हुँ। वो आईबी और इस जैसे इदारों का क़याम है, जिसकी भी रूट हमें मिलती है भुट्टो साहब के दौर से। जिस तरह से चीज़ें बनाई गई, इवॉल्व की गई मोहतरमा के दौर में, फिर मुशर्रफ के दौर में, फिर उस लेगेसी को इतना बढ़ाया गया कि मियाँ साहब वगैरह ने तो इस तरह की बहुत सारी एजेंसीज़ को अपने लिए यूटिलाइज़ किया, मुख्तलिफ एजेंसीज़ वगैरह वगैरह को। तो जो मिलिटराइज़ेशन हुई है ना, जो पॉलिटिसाइज़ेशन हुई है ऑफ मिलिट्री, वो जिस तरह से हुई, और अब उसके बाद ये एक अटल रियलिटी है। अटल रियलिटी के बाद अगर हम शेक हैंड कर रहे होते तो सैयद मुनव्वर हसन साहब इतनी हार्श बात ना कहते। जो शहादत के हवाले से उन्होंने इतनी हार्श लेवल पे जाकर इतना लाइक ब्लंट ट्रूथ बोल दिया, और उसी तरह हाफिज़ नईम साहब उसको वे फॉरवर्ड ना कर रहे होते, कैरी फॉरवर्ड ना कर रहे होते सिराजुल हक साहब। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी जो हैं वो फांसी के लिए उनको लगाने के अहकामात ना आ रहे होते, मियाँ तुफ़ैल और बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो मेरा ख्याल है ये फैब्रिक भी है, तो ये ब्लेम ही है, बस ब्लेम बंदा बहुत सारे दायरे कर सकता है। अगली बात इसमें क्या है, हमारा फेलियर हो गया, मिलिट्री वाला पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट ये है कि दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं ना हमारी पार्टी में, भाई जो बंदा कैंडिडेट बन रहा है ना, आप जितने कैंडिडेट्स निकाल के देख लें, उनमें से कितने कैपिटलिस्ट हैं, उनमें से कितनों के पास पैसे हैं, पार्टी चंदे से, पार्टी डोनेशन से, फंडिंग से उनको कैंपेन करने के लिए दिया जा रहा है, और जो रूल बता रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद कभी कभी उतना फंड भी नहीं है। दूसरी तरफ क्या है, ऐसे लोग जो भी आप 80 साल के लोगों की बात कर रहे थे, ये 80 साल के लोग किन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। साईं काइम अली शाह की कितनी की उम्र होगी माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। इसी तरह जो मियाँ साहब की पार्टी में जो लोग होंगे, वो लोग जो सारे जहाज़ भर-भर के तरीन साहब खानज़ा की पार्टी में लाए थे, वो कहाँ से आए थे? तो ये हम जब इस पूरे कॉन्सेप्ट में रहते हैं ना, तो एक बड़ा मुश्किल काम है। हमारा फेलियर है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हमने इत्तेहाद किए, हमने धोखा खाया, सियासत इसी चीज़ का नाम है। हम 70s में अच्छी टर्न आउट के साथ ऊपर आए थे। उसके बाद हमारा टर्न आउट नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया। ये चीज़ें चलती रही हैं, ये मज़ीद इवॉल्व होगी,
और इसमें हम जहाँ अपने आप को लैकिंग कर रहे हैं, मीडिया वाली साइड पे हमारी बहुत ज़्यादा लैकिंग थी। हम अपनी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को जो बेहतर ना करने के हवाले से नाकाम रहे हैं, उसको हमें इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक आप बात करते हैं ना जमीयत की और उस सारी गुंडागर्दी का जिसका आप तज़किरा करते हैं, देखें गुंडागर्दी को गुंडागर्दी कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इसका एतराफ़ करना चाहिए कि जहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती पसंद वगैरह की खातिर या अपने ज़ाती गुस्से, एग्रेशन या उनके अपने किसी केओटिक माइंड की वजह से या कोई बैक ऑफ द हेड कोई चीज़ चल रही थी, अगर उसको वॉयलेट किया है, तो वो उनकी उनकी ज़ाती चॉइस थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान साहब के साथ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उनको जिस तरह से ज़दोकोब किया गया, जिस बंदे ने ज़दोकोब किया, इस्लामी जमीयत तलबा ने उसका इख़राज किया कादी हुसैन अहमद साहब के कहने पर और अपनी खुद पॉलिसी के मुताबिक वो बंदा जो है वो आज खान साहब की पार्टी का उस वक़्त एमएनए रहा। वो आईएसएफ का के बानी लोगों में शामिल हो गया। मतलब ये अजीब सा डायलेमा है। अ, ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल विल पे कर रहे होते हैं। हम 7-8 साल से दोस्त हैं, मैं जमीयत में हूँ। चूँकि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी देखी हुई है, तो आपको वहाँ की भी रियलिटीज़ हैं। मैं उन रियलिटीज़ को डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन मैं पॉलिसी के साइड पे ये रियलिटीज़ एग्ज़िस्ट नहीं कर रही होती। बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल विल पे कर रहे होते हैं। इसी तरह तरबियत वाला मामला भी होता है। इसी तरह ये मामला भी होता है कि यार हमने करना क्या है? क्या हम प्रेशर ग्रुप के तौर पे मौजूद हैं? क्या हम एजिटेशन करने वाली पार्टी के तौर पे मौजूद हैं? गुंडागर्दी, हमें हॉस्टल चाहिए, हमें अलॉटमेंट वगैरह करवानी है? मतलब आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद, पार्टी का मकसद तो बड़ा क्लियर है कि भाई पार्टी को लाना है बंदे और पूरी इज्तिमाइयत की ज़िंदगी में इनकलाब, और उसके लिए करनी है पार्टी को जद्दोजहद, और पार्टी के बंदे को इम्प्रूव होना है और इस इज्तिमाइयत को इम्प्रूव होना है। लेकिन पार्टी बैकअप तो देती है अपनी तलबा विंग को। मैंने देखा है कि अच्छा वो हर तरह से उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट हो रही होती है, उनको पावर कॉरिडोर में कोई अगर उनको सपोर्ट चाहिए तो वो भी हो रही होती है। तो फिर वो मैकेनिज़्म क्या है? अच्छा, जो पार्टी की तरफ से अपने स्टूडेंट विंग को सपोर्ट हो रही होती है फाइनेंशियली वगैरह वगैरह, देखें ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होगी। अब जमीयत के आपने एक पर्सपेक्टिव की बात की है ना, ये एक पर्सपेक्टिव शायद उसकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक सारा पर्दा डाल देता है। उसकी वजह ये है कि जो काला धब्बा होता है ना, वो नज़र आ जाता है। बाकी जो सफ़ेद चीज़ होती है ना, वो तो होती ही सफ़ेद है, तो इसलिए उसके ऊपर बात ही कोई नहीं कर रहा होता। जमीयत ने जो कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए, जितने सारे लोगों को, अभी आपके ऐवान के अंदर जितने सारे लोग मौजूद हैं बड़ी तादाद में जो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एहसन इकबाल साहब, ये जब बड़े बड़े हम रिस्पेक्टेबल नाम देखते हैं, वो जो ऐवान में पहुंच के अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन वगैरह भी देते हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब हमारी पार्टी में रहे, जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूशन वगैरह दिया, जिस स्ट्रगल से वो आए हुए थे, सिराज साहब जिस चीज़ से आए हुए थे, सारी उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ख़ास तौर पर जमीयत की तरबियत की वजह से उठे हुए लोग हैं। तो ये हर तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। अब इन्हीं चीज़ों को जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही होती है। जमात इस्लामी इज़ नॉट फंडिंग कि यार तुम जाके खान साहब को थप्पड़ मारना, तुम्हें हम जो है ना 4 समोसे खिलाएँगे। इस तरह नहीं हो रहा होता। तो ये लोगों की पर्सनल विल्स के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को रोकने में जमात इस्लामी को मुश्किल ज़रूर आई है। जमीयत को इसमें ज़रूर मुश्किल आई है। लेकिन ये फ़ैसला है जमात इस्लामी का, जमीयत का फ़ैसला है कि कोई ऐसी वायलेंट हरकत नहीं करनी। हम वो मॉब नहीं है जो हर चीज़ को अपने हाथ में ले लें। हम वो रियासत नहीं है जो ये फ़ैसला करेगी कि यार ये जो बदी है इसको हमने रोकना ही रोकना है, वरना हमने ना रोका तो हम पे सारा हुक्म लग जाएगा। ज़ाहिर है ऐसा तो देखिए नहीं भाई, है। उसको कंट्रोल तो किया जा मुझे एक वाक़या याद है पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में। तो कराची यूनिवर्सिटी के भी ऐसे वाक़या सुनने को हुँ, मिलते रहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में मियाँ-बीवी थे। हुँ, तो वो चंद लड़के हैं, उन्होंने आके मियाँ को मारना शुरू कर दिया। हुँ, तो हमने बोला कि मेरी तो बीवी है जिसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, और उसको आके उन्होंने पेल दिया। अब 2-3 केसेस ऐसे भी हैं कि अच्छा वो बहन-भाइयों को कपल समझ हुँ, के जो है ना उन्होंने पीट डाला है। अब मुद्दा ये है कि ठीक है, बात समझ में आ गया कि जी एक काला धब्बा है, वो पूरी हुँ, उसको उसमें उसमें जो है ना वो अलहदा एक उसकी बन जाता है, वो आँखों में आ जाता है। लेकिन जमात इस्लामी ने उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया? उनको एक उनकी पॉलिसी से उनको हटाया क्यों नहीं है? या ऐसे लोगों को उन ओहदों पे क्यों लाया है? ठीक है, आपका अपना एक ठीक है कि वोट के ज़रिए आते हैं, शूरा है और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे माइंडसेट को प्रमोट कहीं न कहीं तो वो माइंडसेट अंदर से प्रमोट हो रहा है। अ, उस पे क्यों कोई कुछ हमें हरकत जो है ना पिछले 40 सालों से, लाइट से 30 सालों से हमें नज़र नहीं आ रही। अब उसका नुकसान भी तो जमात इस्लामी उठाती है, उसने उठाया भी है कि जी ये डंडे के ज़रिए इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या इस तरह से चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सारे प्रोसेस में हुँ, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो तो इस्लाम के रूप है, इस्लाम इस्लाम के ऊपर है, उसके ऊपर दीन के ऊपर है। तो दीन तो नहीं कहता कि अच्छा आप जाके इस तरह से डंडा उठाएँ और इस तरह से आप पठानों को या बलोचों को या कौंसस के लड़कों को मारें और ये करें, वो जो एक लंबी हिस्ट्री आप भी वाकिफ़ हैं। तो
ऐसा ये कंट्रोल क्यों नहीं होता है? देखें, जो चीज़ तो गलत है ना, उसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता, डिफेंडेबल ही नहीं है। तो अगर कोई गलती एक सिंगल इवेंट में या मल्टीपल इवेंट्स में हुई है, वो गलती है और उसकी लाज़मन कहीं न कहीं उसकी सज़ा हुई होगी। अगर वो सज़ा से बचे हैं, तो हमारे निज़ाम इंसाफ़ में ये होती है चीज़ कि लोग बच जाते हैं। जहाँ तक कंट्रोलेबल की बात है ना, तो तंज़ीम का फ़ोकस, तंज़ीम की कोशिश यही होती है। आपने कभी देखा हो कि जमीयत के पेज से आया हो कि आज हमने 4 बंदों को कत्ल किया, 4 बंदों को मुर्गा बना के मारा है। इस हाँ, तरह नहीं की वो कोई तो वैसे प्रोजेक्शन कोई भी हुई नहीं हो, कहता। या हाँ। नहीं मतलब प्रोजेक्शन बतौर तंज़ीम हो रही हो, हुँ। या आपने कभी हमारी डिस्कशन में सुना हो कि असी वो 4 बंदियां नू कुटिया सी ते मतलब आओ ए बैठे ने साडे नाल, मतलब इनके साथ ये किया हमने, या हमने ये करना है, पूरी प्लानिंग शूरा इस पे डिस्कशन कर रही हो, हमारी काउंसिल्स बैठी हो कि जनाब ये करेंगे, वो करेंगे। भाई हमारी पार्टी में पठान मौजूद हैं, ठीक है, हमारी पार्टी में बलोच मौजूद हैं, हिदायतुर्रहमान बलोच की सूरत में आप देख रहे हैं, और बेशुमार बहादुर खान काकड़, मैं आप नाम लें, बेशुमार बंदे हैं। सिंधी मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, पंजाबी मौजूद हैं, हर तरह के लोग मौजूद हैं, और वो सारे लोग कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं। हम किसी काउंसिल के खिलाफ नहीं है, किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब अब ये चूँकि बहुत यूथफुल एज की बात हो रही है ना, उस यूथफुल एज में अक्सर आपने खुद चूँकि कई मामलों पे काउंटर किया है कि एक गाली आती है ना, अगला जो है ना वो फिर वो बाचा खान को नहीं सारे फॉलो कर रहे होते, या बहुत सारे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम को नहीं फॉलो कर रहे होते कि आपको गाली दी जा रही है तो आपने बर्दाश्त करना है, सब्र करना है और अच्छे तरीके से उस बात को करना है। या इसी तरह जो जिन लोगों ने भी पॉजिटिव बातें कही हैं, बल्कि कई लोग ऐसे होते हैं जो उनका कैलिबर, जिनका बर्दाश्त का पैमाना इतना हल्का होता है कि वो तो बिल्कुल ऐसे फट पड़ते हैं, जैसे हुँ। पता नहीं आज यहीं पर इकामत दीन होगी अगर ये 2 लड़का लड़की अगर अलहदा ना हुए, या फिर यहाँ पर अगर सोटे ना चले, तो जो, या फिर ये सब कुछ खत्म ना हुआ, तो अनफॉर्चुनेट it happens, कंट्रोलेबल है, वी आर ट्राइंग एंड वी आर डूइंग दैट ऑलरेडी। और आप बहुत सारी जगहों पे देख रहे होंगे कि मल्टीपल चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिनके अंदर आपको रिजल्टेंटली नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोग फ्रंट लाइन पर जो ये सारी की सारी चीज़ें नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मी। नहीं, नहीं आप मैं मतलब ये तो एक बात है कि मैं खुद के ऐसे जमीयत के बहुत कम लड़के मैंने ऐसे देखे हैं कि यू आर वन ऑफ देम कि जो बड़ी एक पॉजिटिव एक अप्रोच रखते हैं, लेकिन बहुत से लड़के मैंने ऐसे भी देखे हों, यकीनन आपने भी पीपल्स वाले में बहुत से पॉजिटिव, नेगेटिव आपने मिक्स से देखे होंगे। तो बहरहाल मेरा एक और क्वेश्चन है, आपको ये नहीं लगता है कि मज़हब के नाम पे जो सियासत है, उसका ट्रेंड खत्म हो रहा है? हम इंटरनेशनल पे अगर आ जाएँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हुँ, देख लें, तो हमें क्रिश्चियन तंज़ीमें नज़र नहीं आती, हुँ, हमें हिंदू तंज़ीमें नज़र नहीं आती, हमें यहूदी तंज़ीमें नज़र नहीं आती, जिन्होंने दीन या अपने मज़हब की बुनियाद पे तंज़ीमें बनाई हुई, इंटरनेशनल फोरम बनाए हों। हमने भी जो बनाए, ओआईसी बनाई, बाकी इदारे बनाए, बाकी तंज़ीमें बनाई, फ़लस्तीन के ऊपर, ईरान के ऊपर या इस्लामी ममालिक में फ़लाह व बहबूद के ऊपर क्या उनकी पोज़ीशन है, वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं। तो नेशनल पॉलिटिक्स में हम देख लें, मज़हब के नाम पे जो सियासत है, वो मदूम नहीं होती जा रही। ये जो एक नैरेटिव था, ये इर्रेलेवेंट नहीं होता हुआ जा रहा। शायद जिसके असर की वजह से जितनी भी मज़हबी तंज़ीमें हैं, उनके पास अब 2 ही टूल बचे हैं। या तो वो अ, जो हमारे रिलीजियस मुक़द्दस चीज़ें हैं, उनका रेफ़रेंस दे के वोट लेते हैं या उसकी कसम पे वोट लेते हैं। हुँ, या दूसरा जो है वो ये इंतहा पसंदी, काफ़िर का टैग और हुँ। सो ऑन डंडा या तलवार या बंदूक जो भी है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मज़हब के नाम पर जो लोग भी सियासत कर रहे हैं, वो तो गलत कर रहे हैं, ठीक है? मज़हब के नाम पर अगर कोई सोशलिज़्म को इस्लामी कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है। अगर कोई कैपिटलिज़्म को इस्लामी कहने की कोशिश कर रहा है, फेमिनिज़्म को या और बहुत सारी चीज़ों को, जो उधार की चीज़ें हैं, उनको अपना इस्लामाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा मंजन लगा रहा है कि थोड़ा-थोड़ा मज़हबी टच दे दो, तो वो तो गलत कर रहा है। जो भी कर रहा है, वो तस्बीह लेके दाता साहब जा रहा है या तस्बीह लेके किसी और जगह पे सजदा करता हुआ नज़र आ रहा है, ये कौन कर रहा है? जितने सारे लोगों के नाम लिए, आपके ज़हन में क्या-क्या चला होगा? खान साहब चले हैं ना? आपके ज़हन में मियाँ साहब चले हैं ना, आपके ज़हन में भुट्टो साहब चले हैं ना, ये सारे के सारे लोग चले होंगे। आपके ज़हन में हो सकता है टीएलपी चली हो, आपके ज़हन में हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात चली हो, वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन जमात इस्लामी क्या कह रही है? जमात इस्लामी मज़हब का नाम नहीं इस्तेमाल कर रही। जमात इस्लामी कह रही है कि हर बंदा, हमारी दावत एक तो तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के बाद बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए क्यों है? 97-98% आर मुस्लिम्स, राइट? डेमोक्रेटिकली इनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड हो जाएगी दावत। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों, मैं और आप ये रियलाइज़ कर लें कि यार हमारी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्वेश्चन रियलाइज़ कर लें कि यार आई एम द मुस्लिम फर्स्ट, आई एम अ ह्यूमन फर्स्ट, और मुझे कंट्रीब्यूट करना है।
मुझे अपने वे ऑफ लाइफ को और अपने स्टेट के पूरे कंडक्ट को, पूरे सिस्टम को, स्ट्रक्चर को उसके मुताबिक बनाना है। ये मज़हब का नाम नहीं है, ये प्रैक्टिकली वही चीज़ है जो मज़हब ने कही है, जो अल्लाह ताला ने कही है। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा था कि मतलब आपने देखा रसूलुल्लाह कह रहे हो कि मैं इस्लाम लेके आ गया हूँ, अगर ये ना कबूल किया तो सारों का घाटा ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी ने भी ऐसा नहीं किया भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। अपनी दावत पहुँचाई जा रही है कि यार बड़ी क्लियर क्लियर सूरत में कुरान करीम मौजूद है। कुरान की जब चीज़ जो अच्छा देखें, आपने बात की ना तमाम नज़रियात की, एवोल्यूशन वाले प्रोसेस की। अल्लाह ताला का कुरान वो ये कहता है, कुरान कहता है, अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, अभी तक नहीं है, ठीक है। हदीस कोई ऐसा चेंजिंग नहीं है, वे ऑफ लाइफ के ऊपर नहीं है, सिस्टम के ऊपर नहीं है, तो इसलिए हम उसको लेके चल रहे हैं। हम अगर बेच रहे होते ना मज़हब के नाम पर, तो हमने जमात इस्लामी बरेलवी रजिस्टर कराई होती। अगर हम बेच रहे होते ना तो हमने जमात इस्लामी शिया रजिस्टर कराई होती। बेच रहे होते तो जमात इस्लामी देवबंदी आपको नज़र आती, जमात इस्लामी वाबी नज़र आती, आपको जमात इस्लामी नज़र आती है। जमात इस्लामी पाकिस्तान नज़र आती है कि मुसलमानों की पाकिस्तान में जमात, और मुसलमानों की पाकिस्तान में जमात में भी जो है हमें माइनॉरिटीज़ के लोग नज़र आते हैं। हम अभी सिखों के लिए जाते हैं, ननकाना साहब गुरुद्वारे जाते हैं, उनको पूरा तरह उनका ख्याल रखते हैं, उनके त्योहारों पे, ईस्टर पे, क्रिसमस पे उनके लिए सेलिब्रेशन वगैरह का इनकाद करते हैं, उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। हमारे खिदमत जैसे कई इदारों के ज़रिए उनके जो सपोर्ट कर सकते हैं उनको हम इवन ये सारी सपोर्ट छोड़ेंगे तो आप फिर गिरे पड़े लोगों की बात करेंगे, हम उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने पार्टीज़ के अंदर नॉमिनेट करते हैं। हमारे इस्लामाबाद में जमील मसीह साहब वो F8 के साथ मुल्का गाँव है, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे कैंडिडेट होते हैं इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन में। यहाँ पर कई ऐसे ईसाई हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, सिंध में कई ऐसे हिंदू हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, कई ऐसे सिख हैं जो हमारी पार्टी में शामिल हैं, हमारी पार्टी से लड़ रहे होते हैं। तो हम मज़हब को नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम मज़हब को, किसी फ़िरके को, किसी मंजन-मुंजन को नहीं बेच रहे। हम तो वो बात कर रहे हैं कि यार मी बीइंग अ मुस्लिम, मी बीइंग अ पाकिस्तानी, मी बीइंग अ ह्यूमन, हम इंसानियत को प्रमोट कर रहे हैं, और इंसानियत को प्रमोट करने के लिए जो मेरे गॉड ने कहा है, क्योंकि गॉड का नज़रिया हर 2 सेकंड बाद ये नहीं हो रहा कि यार ट्रॉट्स्की ने ये कहा था, माओ ने ये कहा था, एडम स्मिथ साहब ये कहते हैं, लिहाजा ये एवोल्यूशन, ये एडेप्टेशन, ये फलां-फलां चेंज ले आओ। भाई अट्टर रसूलुल्लाह ने कहता तो कहता, अल्लाह का हुक्म आ गया तो आ गया। अब ये हर बंदा अडेप्टेशन नहीं करेगा। हाँ, जब हैशटैग्स की बात आएगी तो भाई इसमें तो नहीं ना कोई कुरान का हुक्म आ रहा। लेकिन ये तो बड़ा वाज़ेह हुक्म है, वल्गैरिटी नहीं फैलानी। ये तो बड़ा वाज़ेह हुक्म है ना कि लग़वियात की तरफ नहीं जाना। ये तो बड़ा वाज़ेह हुक्म है ना कि ऐसी कोई चीज़ नहीं फैलानी जिसकी वजह से इंटरेस्ट हो, सूद की तरफ जाया जाए। ये तो ऐसी कोई चीज़ नहीं फैलानी जिससे फ़साद फैले। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं फैलानी जिससे एक्सट्रीमिज़्म फैले। तो हम ये बात करते हैं, दिस इज़ नॉट मज़हब बेचना। जो बेचते हैं मज़हब लेकिन बहुत देखिए गलत करते हैं। बेस लाइन जो है वो तो इस्लाम ही है। मतलब जमात इस्लामी के नाम में इस्लाम है। हुँ, और ये भी जो शिफ्ट आप बातें मेंशन कर रही हैं पिछले 10 सालों का है। उससे 10 साल पुराने, 15 साल पुराने जमात इस्लामी का आप कल्चर देखें, ये कल्चर बिल्कुल नहीं था, जितना एक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है। तो उस सारे सिनेरियो में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रिप्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से इकट्ठा करना, दैट इज़ नॉट द इशू। उस हुँ, जमात इस्लामी का भी नहीं है। इतने लोग आप इकट्ठे कर लेते हैं कि अच्छा जी हमने हुँ, मिनॉरिटी की दिखा दी और सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन। लेकिन जमात इस्लामी जो है, वो लाइन लेगी जो सऊदी अरब की लाइन है। उसके बाद जो पाकिस्तान में हम मज़हबी वोट की बात कर लेते हैं, मिनॉरिटीज़ जो हैं, उस तरह से जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करती। शिया वोटर जो है, वो जमात इस्लामी की तरफ नहीं जाता। मैं फ़िक़ही बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जिस तरह बरेलवी वोट है, वो किसी और तरफ जाता है, शिया वोट किसी और तरफ जाता है, और उसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी वोट है। लेकिन अगर हम उस डिमेंशन में रहते हैं, फ़िक़ही डिमेंशन में, तो फिर वो एक अलग-अलग हर फ़िरके ने हुँ, अपनी-अपनी एक जमात भी जाना वो हुँ, सेट की हुई है। और ये कल्चर जो है, ये भी नहीं है कि ये पिछले 20 सालों का कल्चर है या 47 के बाद का हुँ, कल्चर है। जब से इस्लाम की हिस्ट्री है, तो ये कल्चर और ये डिवीजन्स और ये तक़सीम और ये सारी चीज़ें वैसे ही उसी बुनियाद से चलती हुई आ रही हैं। तो मैंने आपको जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी एक थोड़ा-सा मैंने क्वेश्चन उसके अंदर रखा। उन दोनों सिमतों को अगर हम देखते हैं, तो हुँ, अगर आप जमात इस्लामी से हट के अगर आप बात करें, बतौर एक न्यूट्रल सियासी वर्कर की बात करें, बतौर एक नौजवान रहनुमा के तौर पे अगर आप बात करें, तो आपको लगता नहीं है कि वो जो कल्चर है मज़हब के नाम पे पॉलिटिक्स, आप सिंपल आप कह रहे हैं कि हमारे पास सारा कुछ है, हम इसी तरह से बात कर रहे हैं, ये तो एक जन्नत है। अल्लाह करे हुँ, ऐसा हो पाकिस्तान के, अच्छा यहाँ पे मिनॉरिटीज़ जो हैं वो हमें जमात इस्लामी लीड करती हुई नज़र आई। मतलब क्या जो अपना एमपी, एमएनए सेंटर बनने की बात आए, तो क्या जमात इस्लामी जो है किसी दलित को, किसी निचले मिनॉरिटी के किसी बंदे को बनाएगी, या हुँ, मिनॉरिटी से उठा के किसी को डिप्टी स्पीकर असेंबली का बना दे? तो ऐसी सॉर्ट ऑफ मसाले सेटल नहीं है। तो मुद्दा ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इसमें
जो एक नैरेटिव है वो एक बड़ा डिफरेंट है, जो प्रैक्टिकलिटी है वो बड़ी एक डिफरेंट है। इसको फिर आप कैसे एड्रेस करेंगे? अच्छा देखें, डेमोक्रेसी पे आप बिलीव करते हैं? करता हूँ। करते हैं। डेमोक्रेटिकली जो पूरे जमहूर की राय होगी, आप उसको फॉलो करेंगे, तो जमहूर का मज़हब पाकिस्तान में इस्लाम है। ठीक हो गया? जमात इस्लामी के नाम में इस्लाम होने से क्या इशू है? ये तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं कह रहा है, एतराज़ कर रहा। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं एतराज़ कर रहा। ठीक है? आपको वो राइट देता नहीं, है। आप सॉरी टू कट यू, आपने बोला कि मैं मज़हबी हम मज़हबी टच नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देते हैं। बात ये नहीं, हो मैं रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो डेमोक्रेटिक नॉर्म को फॉलो कर रहा हूँ कि तमाम जो मज़हब इस इस्लाम को कबूल करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे 98-99% हैं। तो मैं उन लोगों की पार्टी हूँ, ठीक है? लेकिन जब आप वोटर की बात करते हैं, तो भाई मुझे तो सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी, दलित या नॉन दलित या ऊपर वाला सारे, वो तो वोट ही नहीं कर रहे ना, किसी भी तरह वोट नहीं कर रहे, और उसकी हमने पहले वजूहात देखी हैं। तो इस्लाम के नाम पर नहीं ये सारी की सारी चीज़ें हो रही, यानी कि ये तो वो एग्जैक्ट प्रैक्टिस हम दे रहे हैं। अच्छा, जब आप इसको कंपैरिजन की बात करते हैं इंटरनेशनल से, भाई हम क्यों डिफरेंट खड़े हैं बाकी इंटरनेशनल दुनिया से, जो ईसाई है बाकी सारी है। वैसे यहूदियों की बात करके तो आपने मेरा ख्याल है वो ऐसे ही डिबेट छेड़ दी है। यहूदी तो भाई अभी वो तो हाँ, दजाल एक्टिव है, साहब का इंतजार एक्टिव कर रहे हाँ। हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दजाल फॉर्मल साहब पहुंचेंगे। फॉर्मल इसी तरह स्ट्रक्चर की। इंडिया की बात करें तो बीजेपी जो है वो भाई क्या नहीं, कर रही नहीं, है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल फॉर्मल स्ट्रक्चर हाँ, की। उसकी बात हाँ, करते हैं। देखिए इस्लाम का हम्म, एक फॉर्मेशन है इंटरनेशनल, एक स्ट्रक्चर, एक हम्म, चीज़ें हैं। बाकी मज़ाहिब की नहीं है, स्ट्रक्चर हम्म, नहीं है। मतलब अगर हम वेटिकन सिटी को बोलें कि अच्छा वो पूरे दुनिया के मसीहियों की मजहबी नुमाइंदगी वो करता है, वो सियासी नुमाइंदगी नहीं करता। हम्म, इस्लाम ने ऐसे प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली स्ट्रक्चर्ड बनाए हुए हैं जिसके अंदर 100 ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, उनकी पूरा एक सिस्टम है उनका। वो आप देख लें कि वो कितना एक प्रैक्टिकल है या उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो। इस्लाम ने नहीं बनाए हुए, नेशन स्टेट्स ने बनाए हुए हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। तभी तो फ़लस्तीन के ऊपर कुछ होता है तो हमें अरब लीग और ओआईसी सिर्फ दुआएं करती हुई नजर आती है कि आज हम दुआएं खैर कर रहे हैं, दुआएं मगफिरत कर रहे हैं, आज हम जो है ना वो 4 कुल भी पढ़ लेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करते हुए नजर आते, राइट? तो इसी तरह आपने जो सऊदीया वाली बात की है, तो भाई ईरान अमेरिका की जंग में और पूरे फ़लस्तीन वाले मामले पे जमात इस्लामी तो ईरान के साथ खड़ी है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ईरान के साथ खड़ी है, हर वक्त में आपको नज़र आ रही है। आप इंटरनेशनली बात कर रहे हैं ना, तो इंटरनेशनली जो क्रिश्चियनिटी का पूरा पर्सपेक्टिव, वो तो सेकुलरिज्म बेच रहा है। हम तो बात ही सेकुलरिज्म के खिलाफ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यार ला दीनी या प्राइवेट मैटर नहीं होता, अटर मैटर है, कंप्लीट मैटर है। इस कंप्लीट मैटर को लेके आके आपको हर चीज़ एस्टैब्लिश करनी है और पूरे उस सिस्टम स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो हम किसी भी चीज़ को हम यानी खुदा को इतना वेला, इर्रेलेवेंट और ऐसा बंदा नहीं समझते, यानी हमारे लिए खुदा वो बुत नहीं है जिसको मुझे ज़रूरत थी तो मैंने रख लिया और नहीं ज़रूरत थी तो साइड पे रख दिया। अब मैं कहा हाँ जी आओ, जब मैं करूँगा काम तो करूँगा, कमाऊँगा हराम। जब मैं निकलूँगा मुआशरे में तो दूँगा गाली और बाकी सारी की सारी चीज़ें। मैंने कहा नहीं भाई, खुदा है, हर वक़्त है, हर जगह है और मेरे लिए हर 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 चीज़ के मुताबिक मुझे उसको मैनिफेस्ट भी करना है, उसकी गाइडेंस के मुताबिक भी अमल करना है। तो हम इसीलिए हम जमात इस्लामी को उस सारे इंटरनेशनल सेक्युलर पैराडाइम से डिफरेंट करते हैं, उस लिबरल पैराडाइम से हम डिफरेंट करते हैं। हम ये कहते हैं कि अटर गाइडेंस मौजूद है। ये भाई सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान साहब की गाइडेंस नहीं है। ये ना ही आयतुल्लाह ख़ामनई साहब की गाइडेंस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गाइडेंस है। सऊदी अरब तो आले सऊद का एक मुल्क बनाया हुआ मुल्क है ना। इसी तरह से यमन, कतर और ये बाकी सारे ममालिक, ये जो शाहों के चंद, और वो उसी इंटरेस्ट के मुताबिक चल रहे हैं। इस्लाम की गाइडेंस नहीं है। इस्लाम इबादत का नाम नहीं है कि हरम के अंदर जो है वो इबादत हो जाए, तो बल्कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि क्या तुमने इस चीज़ को बराबर समझा हुआ है कि एक बंदा जो है वो खाना काबा में लोगों को, हाजियों को पानी पिलाए, और दूसरा बंदा जो अल्लाह की राह में निकले, जद्दोजहद करे, जिहाद करे और बाकी सारे काम करे। आपने इसको बराबर समझा हुआ? भाई ऐसा बराबर नहीं है। एक बंदा जो है वो चिल्ले काटता रहे, वो सह रोज़े लगाए और वो सब कुछ करे, और एक बंदा जो है वो इकामत दीन के लिए और बाकी सारी की सारी चीज़ें करे। इबादत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़े रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो जो एक सिस्टम की स्ट्रगल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो दीन जो अल्लाह का दीन है, अल्लाह वो जो ऑलमाइटी है, जिसने सारा कुछ बनाया है, जिसने आपसे, हम सबसे, सारी रूहों से पूछा कि तुम्हारा रब कौन है कुरान के मुताबिक, तो हम सब ने कहा था कालू बला व रब्बिना, और उसका सिस्टम यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, राइज नहीं हो रहा, और आप बिल्कुल चिल हैं कि यार मैंने अपनी तस्बीह के ऊपर ये जो 550 दफ़ा दाने हैं ये पूरे कर लिए हैं, गिन के हमें बातें। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा मसला ये होता है कि जो मैसेज है ना, मैसेज का कॉन्सेप्ट अक्सर रहता भी इसी तरह का ही है। मैसेज की बात ही नहीं हो रही। हम मैसेज तक असल में ये दावत पहुंचाना चाहते हैं, उनको ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि भाई अल्लाह दी मन्नी भी है, अल्लाह नु मन्ना भी है। सर मुसलमानों ने और कितना मुसलमान करना चाहिए। सर जी, मुसलमान नहीं आई तो मसला है।
सर ਅਸੀਂ देखो ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਦੇਖੋ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, लेकिन ਪਿਓ ਦੇ नहीं ਮੰਨਦੇ बहुत सारी चीज़ें थे, ठीक है। तो बिल्कुल यही वाला मामला है हमारे साथ खुदा के मामले में होता है। और हम इसके इम्प्लीकेशंस देख लें, आप कई जगहों पे देख लें यार, हमने कहीं भी उस सिस्टम को उस तरह नहीं कर सके, हम बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में ख़राब हैं। हमारे ऊपर वेस्टर्न बम्बार्डमेंट्स, ये बहुत सारी वो जो चीज़ें हैं थ्योरीज़ की, आइडियाज़ की या मिसाइल्स वगैरह वगैरह की सूरत में, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ब्लेम गेम करने को उन पर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपनी इस रियलिटी को समझें। मुसलमानों ने भी गलती की है, जमात इस्लामी है, इस जैसी बहुत सारी तंजीमें जो अकामत दीन की बात करती हैं, उनसे भी गलती हुई है। वो वाला तप्पड़ नहीं है, वो वाली एफर्ट नहीं हम कर रहे। जब वो एफर्ट करेंगे रिजल्ट विल कम। देखिए ये तो बड़ा अच्छा है नेचुरल रूल। देखिए देखिए बात यह है कि मेरा ईमान है कुरान पे, मेरा ईमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपका ईमान भी है। हम उसमें रेलिवेंसी निकाल सकते हैं कि हमारे लिए उसके अंदर रेफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उसके लिए रेफरेंस नहीं है। तो हम उसको अगर ये रेफरेंस कोड करेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली इररेलेवेंट है ये, क्योंकि वो उसे करता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद उसके लिए दावत बताऊं हमारी क्या है जी। उसके लिए हमारी दावत यह है कि यार बतौर इंसान तुम इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। बतौर इंसान तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे हर राइट का ख्याल रखा जाएगा और तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुमने उनको अदा करना है। ये अल्लाह ताला कहता है कि आपने एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी। यही हमारी बात है। आम इंसान को हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई तू इस्लाम ना मनिया तो बाहर है, तू फारग है। फारग नहीं है भाई, तू इम्पोर्टेंट है, सेल्फ है, इंडिविजुअल है। देखिए मुझे ये लगता है कि जो अच्छा, और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि 10 साल से नहीं बात शुरू हुई भाई। ये मौलाना मदूदी जमात इस्लामी बना रहे हैं 1941 में, उससे पहले भी जो उनके लिटरेचर वगैरह का सारा काम है, असल तो टीचिंग है ही है। हमारी असल टीचिंग ही है। ये जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस है ना, ये नहीं हो रही चूंकि गाली और जो गोली और लाठी की जो सरकार है ना, वो हमारे सामने ज़्यादा आई थी है, और वो सारी चीज़ें हमारे सामने ज़्यादा रश में नज़र आती हैं। देखे ना, मैं और आप अगर ज़्यादा गाली में बात करेंगे, हीटेड डिबेट करेंगे, तो हमारा जो है ना वो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा चलेगा, हम वायरल होंगे, हमारे लोग भी कहेंगे यार नाज़म साहब तुझे तो कमाल करता, कॉमरेड तुसी तो आज बिलावल साहब का वो नाम उच्चा टंगे है कि भुट्टो साहब ने भी आराम नाल नींदर आई होगी, उन्होंने कहा कि आज नहीं, आज तो मैं जिंदा थे हाँ, लेकिन रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं करना चाहते यार। ये कितनी देर तक करोगे यार, लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाओगे। रियलिटी की बात करते हैं। रियलिटी इज सिंपल। कुछ हमारे फेलियर्स हैं, कुछ आपके फेलियर्स हैं, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, वो वाला मामला। नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें अगर तो वो जो सिर्फ कमेंट किया, मैं इसमें सवाल तो नहीं इसको बोलूँगा कि पाकिस्तान में जो मजहबी तंजीमें थी उनकी ताकत की तस्वीर जो है वो पूरी हो चुकी है, उसके सारे दाने। और जिस तरह से आप एक विजन बयान कर रहे हैं, उसके अंदर अगर पाकिस्तान की सारी मजहबी जमातें जो हैं, इस्लाम के नाम पे जो जमातें जो हैं, वो अगर एक किसी पराए में आ जाती हैं, पहले भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो ठीक है, वो नाकाम रहे हैं, या उसको एम्पायर ने अपने एक हिसाब से यूटिलाइज़ किया है, लेकिन अब एम्पायर का फोकस भी नहीं है। तो उस सारे पर्सपेक्टिव से आप अगर ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार की स्टेट बात के। कर रहा हूँ। ठीक। तो उस सारे एलिमेंट से जो है, अगर हम मतलब हमारे आज भी सोसाइटी में, सोशल फैब्रिक में मसाजिद जो हैं, वो अगर उस असूल पे आ जाएं जो आप वसल्लम के दौर में थी, और कम्युनिटी सेंटर्स थे, ट्रू। और उसको सिर्फ किसी एक फ़िरके की या किसी एक मौलवी की आमाजगाह के बजाय उसको रियलिटी में अगर अल्लाह का घर और अल्लाह के नबी का उसको घर अगर बनाया जाए, और उसमें किसी गरीब की बेटी ने शादी करनी है, कोई किसी का सुख है, किसी की खुशी है, तो अगर वो कम्युनिटी सेंटर्स उस तरह से बहाल हो जाएं जिस तरह से हमने अहादीस में और सुना है, वाक़यात पढ़े हैं, मेरा ख्याल है कि जो एक स्टेट ओन चीज़ है वो बड़ी फ़र्क हो जाती है। सर आई थी ऐसी चाहने हैं, ऐसी आई करने हैं। हमारी सारी मसाजिद में ऐसे ही हो रहा है। यही कम्युनिटी सेंटर्स, यही सारी चीजें। हम ये नहीं कह रहे कि खामोश हो जाओ, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा कि आप मस्जिद में क्यों आ गए अपने बच्चे को लेके। अच्छा, ये कभी एक बात नहीं आओ। हुई? देखें, जो जितने भी अरब Interesting। ममालिक हैं उसके अंदर खुतबा जुमा जो है वो एक तरह से जाता है। मुझे लगता है कि हमारे सोशल फैब्रिक में ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, जिसके कई कॉजेज़ इंतहा पसंदी के, माइंडसेट के, चीज़ों के, सियासी, गैर सियासी और फलां सारे वो मसाइल से जन्म लेते हैं कि हमारा खुतबा जुमा जो है वो एक तरह का होना चाहिए। वो किसी इस्लामिक जो ठीक स्कॉलर्स हैं उनके थ्रू जाना चाहिए, किसी पढ़े लिखे आदमी के जो पीएचडी true। एमफिल हो, जो डॉक्टर हो, जो एक बाहर का उसके पास एक्सपोजर हो। अब ये जो डिफरेंट तरह के नैरेटिव, कोई ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿव बिल्कुल अलग है, ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ गलत- पासे दी है ਉਹਦੇ बहुत बिल्कुल गलत अलग है, और वो हो सकता है उसको गालियां दे रहा है, उसको गालियां दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही तो इस गलत। फोकस में जो 10-12 साल का लड़का बैठ के उधर
खुतबा जुमा सुन रहा है या घर में बैठ के खवातीन हम्म। सुन रही हैं। सर यही तो मसला है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं कि भाई ये जो लो लेवल इंटेलेक्ट है ना, लेकिन जब ये इस पे लड़ हुकूमत रहा है। या देखिए लेट्स से हम पीपल्स पार्टी हम हम्म लोग ये बात करते हैं कि इसको ऐसे होना चाहिए, तो सबसे बड़ी मुखालफत भी मजहबी जो तंजीमें कर रही होती हैं, मजहबी जमातें कर रही होती हैं। नहीं आप जमात इस्लामी की बात करें ना, आप मजहबी हम तुसी अगर विच पाओगे टीएलपी नु तो विच पाओगे बाकियां पार्टियां नु, तो फिर तो मैं नहीं ना ये डिफेंड तो कर कराची सकता, ना में ही क्यों मैं नहीं हो, करना चाहता। कराची में क्यों नहीं हो सकता? ये ये कराची तो में तो स्टेट आपके ने एक करना हैं। है ना भाई, हमारी हुकूमत का स्टेट के करने का काम है। कराची अलग स्टेट थोड़ी है। देखिए कराची मुर्तजा वहाब साहब की स्टेट है, मतलब अगर आप शहर के हैं तो वो भी मुर्तजा वहाब साहब के शहर नहीं, है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने पीपल्स देखिए पार्टी का बड़े बड़े अच्छे साईं काम कायम भी अली किए हैं। शाह। लेकिन एक बात है कि अच्छा हम्म, इसको थोड़ा सा अगर इस फैब्रिक पे निकाला जाए, या मेरे ख्याल से हम हमें डिस्कशन बहुत लंबी हो रही है, अगर हम हम्म। इसमें से कुछ कॉमनैलिटीज निकाल लें। देखिए कॉमनैलिटीज़ ये है, मेरा ख्याल है कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये कह रहा है इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला की मान के चलना है और एक्सप्लॉइटेशन नहीं करनी। आप भी शायद ये कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है ना? अल्लाह को तो नहीं हम वो कर रहे, और हाँ। बंदे के भी आप हम्म, राइट से ख्याल कर रहे हैं। हम्म, तो हम शायद इन्हीं कॉमनैलिटीज़ के ऊपर खड़े हैं। हाँ, हमारे यहाँ डिफरेंस सिस्टमैटिक प्रोसेस का डिफरेंस है। जिस तरह आपने कहा कि हमारे जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हमारा निसाब डिफरेंट है, उसके मुताबिक ग्रूमिंग डिफरेंट है, आगे बढ़ने की लेकिन उठान क्लास वगैरह। कन्फ्लिक्ट पे हम एग्री हैं, 100%, 100%। सरमायादारियत के खिलाफ हम एग्री हैं। हाँ, हाँ, हम हर उस चीज़ के खिलाफ मुत्तफ़िक हैं, बल्कि हमारा तो बड़ा मशहूर नारा है कि दूर हटो सरमायादारो काज़ी आ रहा है। तो हम वो कहते हैं काज़ी काली साहब का रात जावे जावे सुर्ख सवेरा आवे हाँ, आवे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें ऐसी हम सरमायाकारी के खिलाफ नहीं है, सरमायादारी के खिलाफ है। सरमायादारी वो है कि जब आप ना चौधरी बन के बैठ जाते हैं कि ये जो मज़दूर है इसको तो शायद 8-7 हज़ार रुपए भी नहीं मिलेगा, इसकी दिहाड़ी 200-400 रुपए होगी, बल्कि वो भी 1% उसको वर्सेस एग्ज़ैक्टली, 99% एग्ज़ैक्टली। हैव और हैव नॉट्स। उसके तो बिल्कुल हम खिलाफ हैं। उसके खिलाफ तो इस्लाम तो पूरा खड़ा ही उसके खिलाफ था। यानी अल्लाह के रसूल का ये कहना है कि मैं इस्लाम लेके आया हूँ। ये तो असल में उसी बात की तरफ निशानदेही थी कि भाई ये जो जितनी रॉन्ग्स है ना, ये रॉन्ग्स खत्म करने के लिए इस्लाम आया है। इसी वजह से तो अबू लहब वगैरह ने कहा कि हमारी साडी अथॉरिटी चैलेंज कीती है, असी क्यों मननी है। अबू जहल इसीलिए तो जाहिलों का बाप है कि इतनी वो अकल समझ बूझ वगैरह रखते हुए उसके बावजूद इस बात को नहीं समझ सके, क्योंकि उसकी अथॉरिटी जब चैलेंज हो रही थी। तो ऐसे तमाम लोग जिनकी अथॉरिटी है, जिनके कबीले हैं बड़े हैं, जिनकी पग्गें बड़ी हैं, जिनके ख़ानदान बड़े हैं, भाई कोई ख़ानदान बड़ा नहीं, तमाम इंसान बराबर हैं। अल्लाह का रसूल फरमा गया कि आप में से कोई काला हो या गोरा हो, तमाम लोग, तमाम इंसान अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। और अल्लाह की नज़र में अगर कोई शरफ़ है, कोई मकबूलियत है या कोई बेहतर मुकाम है, तो वो इस वजह से है कि तक़वा किसका अच्छा है, यानी अल्लाह से डरता कौन ज़्यादा है, अच्छा है, और उसके मुताबिक अमल कौन अच्छा करता है। सिंपल, दैट्स क्लियर। और सॉल्यूशन भी आई थिंक डेमोक्रेसी पे भी हुँ, आपका एक बिल्कुल, एतमाद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह हम सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आप उसको क्या इस्लामिक डेमोक्रेसी बोलेंगे? इस्लामिक डेमोक्रेसी बोलेंगे। इस्लामिक डेमोक्रेसी यही है कि भाई हमारे इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी वैसे डिफाइन है कि कोई भी कानून अल्लाह ताला और उसके रसूल को बाईपास करके नहीं बनाया जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इस्लामिक डेमोक्रेसी। हमारा ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक है। हम ऑलरेडी एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं जिसको डेमोक्रेटिकली लोगों ने इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा हुआ है। अच्छा, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पे एतराज़ नहीं कीता तुसी? भुट्टो साहब ने नाम रखा हाँ, हाँ, है नहीं, इस्लामी तो एतराज़ कर लिया। देखें तो वो देखें, नहीं अब नहीं होगी नहीं बात नहीं, पता हमारा नहीं, हमारा ये हो गया हमारा सर, मुद्दा ये चेकमेट हो है, गया। हमारा मुद्दा ये है कि हम कहते हैं कि हम इस्लाम के पैरोकार भी हैं, इस्लाम को मानते भी हैं। इसीलिए हम जमात इस्लामी। आप जमात इस्लामी, हम ये कहते हैं कि हम इस बेस पे हुकूमत नहीं बनाएंगे। हमें लगता है कि अच्छा, स्टेट जो है, स्टेट का कोई मज़हब नहीं होता। स्टेट की इंस्पायरेशन हो सकती है। स्टेट का एक एंगल जो है वो किसी एक चीज़ से इंस्पायर हो सकता है, मोटिवेटेड हो सकता है। लेकिन अगर स्टेट भी इस बात पे बोलेगी कि यार मेरी ख़ास डिमेंशन में मैं इस रिलीजन का, हुँ, इस फ़िके का मानने वाला हूँ, तो फिर तो ज़्यादती होगी बाकी सारों के साथ। और वो जो एक प्रोटोकॉल है, हम रेफ़रेंस के तौर पे बात करते हैं, पैगंबरों की बात करते हैं, अनबिया की बात करते हैं, सहाबा रसूल की बात हुँ, करते हैं। वो बहुत बड़े लोग थे। हुँ, और वो तो रियल मायने में इनकलाबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके अरब में जो किया, उनको जो अकल दी, उनको जो एक आके वहाँ पे लोनियों का निज़ाम, कनीज़ों का निज़ाम, वहाँ पे मुआशी निज़ाम, जो एक बराबरी उन्होंने वहाँ पे की हुँ, और वहाँ पे जो अल्लाह का पैगाम दिया, वो इनकलाब था। वो हुँ, अरब का इनकलाब था। इसी तरह सो ऑन, हमें हज़रत मूसा की हम बात कर लें, हज़रत ईसा की बात कर लें, हमें जितने भी अनबिया किराम नज़र आते हैं, वो अपने-अपने दौर के इनकलाबी हैं। हुँ, और आज के अगर दौर में हम देखते हैं कि अच्छा, जब उनके रेफरेंसेस हम लेकर आते हैं, तो आज के दौर में जब उस प्रोटोकॉल में उन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो प्रोटोकॉल नहीं दे सकना सी, हुँ, तो वहाँ पर आके एक डिफरेंस आता है। तो हमें ये लगता है कि जो पब्लिक लेंस की बात होती है, पब्लिक लेंस में आप बात करें नॉर्मेलिटी की, ताकि जब आप क्रिटिसिज्म की आपको उसको किया जा सके, तो आज़ादाना तौर पे किया जा सके। अब जब कोई कोई भी मौलाना या कोई भी उठ के वो बात करेगा कि अनबिया की, और तो फिर वो अपने आप को
जो है वो समझेगा कि यार मैं अब मुबर रहा हूँ तनकीद से, मेरे पे आप तनकीद ना करें। नहीं देखिए, ये तो कंसेप्चुअल मतलब फैलेसी है ना, कि अगर कोई ऐसा समझ रहा है कि वो है, इसकी अगर सेंसिटिविटी आप और मैं समझ सकते हैं, जो आम लेयर का बंदा है, मैं आम लेयर के बंदे के देखिए लिए, मतलब जी। मैं किसी भी मैं मजहबी जमात का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मजहबी जमातें ये ऐसे करती रही हैं। पिछले इलेक्शन में ऐसा हुआ, 2018 के इलेक्शन में मैंने खुद देखा है कि मसाजिद में लोगों को इकट्ठा करके बोला गया कि यार कुरान पाक पे हाथ रखो, कि अच्छा कुरान पाक को कसम खा के उठा के बात करो कि आपने इस मजहबी जमात को वोट देना है। तो वहाँ पर भी पीछे वो नैरेटिव, सॉल्यूशंस, पॉलिसीज, मसाइल वो पीछे रह जाते हैं। मुझे मिसाल के तौर पर कोई बात बोले कि जी कुरान पे आप हाथ रख के बोलेंगे आपने उस पार्टी को वोट देना है, मैं कैसे कसम वो तोड़ूं? पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी अगर ये प्रैक्टिस 7, 8, 10 करोड़ मैं इंसानों पे है, यूनिवर्सिटी से एक दफ़ा घर जा रहा था, तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने, अब जो बैन हो गई हुई है, उसके कारकुनों ने मुझे रोक लिया, और हम 3 लोग थे बाइक पे। उन्होंने कहा कि नहीं जाना। मैंने कहा हम घर जाना, बहुत थके हुए थे। उन्होंने कहा तुझे काफ़िर हो? हम गूज़ बम्प्स। अच्छा देखिए, लेकिन पता मामला क्या है, हम ना स्टेट को जब एब्स्ट्रैक्ट मैटर रखते हैं ना, कि स्टेट होगी, स्टेट क्या होगी, आप ये ऐसा करते हैं, ठीक है? हम ये कहते हैं कि स्टेट जो है ना, वो खुदा की बनाई हुई स्टेट है। खुदा ने निज़ाम दिया है। दैट इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज़ वेरी मच जो कि वी नो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सारे लोग, अल्लाह ताला ने बड़ी दफ़ा बताया है कि वो इंसान थे। आप जो कहते हैं बड़े इंसान थे, कुछ 6 फुट तो लंबे नहीं सन, 7 फुट तो लंबे नहीं सन, ऐसी साडेली हाइट सी। यही नैन नक्श थे, इसी तरह के लोग थे। अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्ट अपनी चीज़ें दी। लेकिन आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल होता है, इंतकाल होता है, तो हज़रत उमर जो है वो निकाल लेते हैं तलवार, कहे कोई सही कि अल्लाह के रसूल फ़ौत हो गए हैं, ऐसी की तैसी इसी वक़्त सर कलम हो जाएगा। हज़रत अबू बकर उनके सामने एक आयत पढ़ते हैं कुरान की। हज़रत उमर कहते हैं मुझे लगा कि मैंने पहली दफ़ा ये कुरान की आयत सुनी और शायद आज ही नाज़िल हुई है। जिस आयत में कहा गया था कि तुम अगर मोहम्मद की इबादत करते हो तो मोहम्मद तो फ़ौत हो चुके हैं। अगर अल्लाह की इबादत करते हो तो अल्लाह तो रहने वाले हैं, हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो यही वो टीचिंग है कि भाई ही वाज़ द मैसेंजर। हम पर उनका जितना बड़ा एहसान हो, हम जितनी ज़्यादा दरूद उन पर पढ़ें, ताहम निज़ाम वो वही लेके आए जो अल्लाह ताला का निज़ाम है। इसलिए हम स्टेट को एब्स्ट्रैक्ट में नहीं रखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट वो फैलेसी का शिकार कर देती है। फिर जिसमें आप कोई ऐसा लफ्ज़ निकालेंगे कि स्टेट असल में एम्पायर होती है, स्टेट होती है, या वो कोई एजेंसी होती है, वो फ़लाँ होती है। हम बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि स्टेट वो चलेगी जो कुरान में इतने चैप्टर्स के अंदर 114 सूरतों में बड़ा क्लियरली बताया गया है। इसको कोई नहीं तोड़ेगा, इसको कोई वायलेट नहीं करेगा। और इस पे ये सज़ाएँ भी होंगी और ये इनामात भी होंगे, और स्टेट सिस्टम इतना वेल क्राफ्टेड होगा कि वो इस तरह से ऑपरेट कर रहा होगा। वो सबके साथ कोएग्ज़िस्ट कर रहा होगा, वो इंडिया के साथ भी रह रहा होगा, वो बाकी स्टेट्स के साथ भी रह रहा होगा, और वो अपने लोगों के लिए फैसिलिटेटर होगा। तो हमारी स्टेट की डेफिनेशन बहरहाल ये है, और हम इसको किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हम इतनी क्लैरिटी तो होनी चाहिए इंसान को उम्र के हिस्से में आके। सर थैंक यू सो मच, वी हैड अ वेरी वंडरफुल डिस्कशन कॉमरेड सिफ्ते हसन। सर और हमने मेरा ख्याल है कि अब यही शायद कंक्लूजन है कि हम जो फ्यूचर सोचते हैं, विजन करते हैं, वो अच्छा तभी मुमकिन है जब इस तरह के डायलॉग जारी रहें। मैंने कोशिश नहीं की कि तुसी जमात इस्लामी दा हिस्सा बन जाओ, तुसी भी नहीं कोशिश की थी कि मैं पीपल्स पार्टी दा हिस्सा बन जावां। 8-9 साल हो गए ने, हम ये कोशिश नहीं कर रहे, हम डिस्कशन कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुझे पीपल्स पार्टी को शायद इससे बेहतर समझने का मौका ना मिलता, और आपको शायद जमात इस्लामी को इससे बेहतर समझने का मौका ना मिलता, हमारी ऑडियंस को भी ना मौका मिलता। ऑडियंस के ज़हन में अगर कोई भी सवाल होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे और बहुत सारे दोस्त, कॉमरेड्स, हमारे ज़िम्मेदारान, हमारे भाई, साथी भाई वगैरह, हाथी भाई, साथी भाई, सारे लोग बैठ के इस तरह की मौज़ूआत पे, कप पे, चाय के, कॉफ़ी के डिस्कशन वगैरह को जारी रखेंगे। हम बेहतर पाकिस्तान की तरफ, बेहतर दुनिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच कॉमरेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।